This conference will now be recorded. Cool. आगे चलते हैं. And so today we'll see how to prevent SQL injection and the basic thing behind preventing SQL injection is by preparing some statements. The by statements what I mean is वो वाली अपनी जो SQL की statements थी उनको पहले से prepare करके रखो, उनको execute करने से पहले. अब what I mean by this is that कि let's say as a human being if I look at that statement, ठीक है, जो SQL की मेरे पास है, so I can tell कि now this statement which is going to be executed can be SQL injected, can have SQL injection, and तो उसको मैं prevent करना चाहूंगा. Like whatever statement I'm going to execute, I want to see that statement before कि भाई ये क्या statement मैं execute कर रहा हूँ. तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेंगे. हो सकता है ये स्टेटमेंट मैलिशियस हो या स्टेटमेंट काम ही ना करे, इसका सिंटैक्स वगैरह एक बार मैं खुद से मैनुअली चेक करूंगा, तो वो उसको चला के देखेंगे तो शायद वो बेटर आउटपुट देगा. एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वो कर सकता हूँ, बट बहुत सारी अगर स्टेटमेंट्स हैं या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स है तो उसके लिए क्या करूंगा. तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि जैसा अभी मैं मैनुअली कर रहा था, आई वाज प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम. तो पीएचपी में भी एक और सेम कॉन्सेप्ट है व्हिच इज कॉल्ड पीएचपी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट आर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और हाउ कैन वी बाइंड पैरामीटर्स प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स सो दैट जो हम चलाना चाहते हैं वो सक्सेसफुली चले एंड बिना किसी एरर के चले. ठीक है ना. एंड ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा. सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शंस. इसलिए पढ़ रहे हैं इसे, राइट. एंड हाउ डज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स एंड बाउंड पैरामीटर्स वर्क, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल में है क्या. तो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस. पहली स्टेप में वी प्रिपेयर द डेटाबेस अबाउट द टेम्पलेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी जो हम रन करने वाले हैं. तो जैसे हमने उस दिन किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन नेम लिख दिया था सिंगल कोट्स के अंदर. तो उसी टाइप की जो हमारी एसक्यूएल की बेसिक क्वेरी होगी, हम डेटाबेस को प्रिपेयर करेंगे टू रन दैट काइंड ऑफ क्वेरी. और जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि डॉलर साइन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया. तो प्रिपरेशन का मतलब ही कुछ यही है. इसके स्टेप में वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट व्हिच सेज कि सर्टेन वैल्यूज आर लेफ्ट अनस्पेसिफाइड इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क व्हिच आर कॉल्ड पैरामीटर्स. टाइपो है, एस आएगा यहाँ पे, आर एस आएगा. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब मैंने क्या किया, जो वैल्यू मेरे पास डायनेमिकली वहां से लोड कर रहा था मैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट से, तो उसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में छोड़ दिया. एंड व्हाट आई डिड वाज, अब मेरी एसक्यूएल की क्वेरी ये बन गई, select star from name where select star from students where name is equal to question mark, करेक्ट. एंड उसके बाद मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया स्टेटमेंट करके, stmt छोटे में लिख दिया मैंने से. एंड व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव यूज्ड दिस इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड mysqli_prepare. और ये मेरा कनेक्शन था जिससे मैंने अपना डेटाबेस को कनेक्ट किया था पीएचपी के साथ. और उसके अंदर आई हैव आस्क्ड द डेटाबेस टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू रन दिस काइंड ऑफ क्वेरी. अब डॉलर साइन एसक्यूएल यहाँ पे आ गया और डॉलर साइन कॉन यहाँ पे आ गया, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. इसी ऑर्डर में हमें अपने दोनों पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, डॉलर साइन कॉन कॉमा डॉलर साइन एसक्यूएल mysqli_prepare. देन वी हैव स्टेटमेंट. तो ये क्या करेगा, अब हमारी जो स्टेटमेंट है हम सब कुछ अपना एग्जीक्यूशन इसके बेसिस पे करेंगे. तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रन दिस काइंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी. ठीक है. तो अर्लियर पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स विद नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन नेम. तो ये सिंपली था सबसे पहले जो हमने इनिशियली करके देखा था. आई होप नाउ यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ इट. बीच में एक हफ्ता मिला, गैप मिला आप लोगों को, तो इस टाइप की क्वेरी रन करने के आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी. अब इसे थोड़ा सा अलग करके देखेंगे. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, अब क्वेश्चन मार्क पे वी हैव टू बाइंड द वैल्यू ऑफ नेम. तो वो कैसे करना है वो देखते हैं. अभी बस जान लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. तो नाउ सेकंड स्टेप वाज कि बाइंड द वैल्यूज टू द क्वेश्चन मार्क इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वैल्यूज. अब वो वेरिएबल वैल्यूज हमारा जैसे डॉलर साइन नेम आ गया. ठीक है. तो व्हाट वी हैव डन इज उस स्टेटमेंट पे वी हैव बाउंड दिस पैरामीटर कॉल्ड डॉलर साइन नेम, और यहाँ पे mysqli_stmt_bind_param करके एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, इसको यूज कर लिया हम लोगों ने.
ठीक है. Now what this step does is the database binds these parameters to the SQL statement and stores the result without executing the query. मतलब in short ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा, simply डेटाबेस को बता देगा कि जो मेरे पास क्वेश्चन मार्क आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो डॉलर साइन नेम से आएगी. ठीक है ना. और डॉलर साइन नेम का जो पैरामीटर टाइप है वो स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग को मैं एस फॉर मतलब एस एस शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग. इसकी वजह मेरे पास बाइनरी हो सकता है, जैसे इमेजेस या फाइल अपलोड करनी हो तो बी लिखूंगा उसके लिए, और इंटीजर है तो आई थिंक उसकी जगह मैं डी लिखता हूँ, डायरेक्ट्स एंड ऑल. और एक और कुछ होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैं एक रेफरेंस दूंगा पढ़ने के लिए क्लास के बाद. आई हैव नोटेड अ फ्यू रेफरेंस टुडे, तो वहां से आप लोग देख पाओगे इसे. ठीक है. तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि we have bound the parameters and then we have said कि execute the SQL statement. Now we are executing that statement जो अभी तक हमने bind की थी. तो ये थोड़ा सा देखने में भी अजीब सा लग रहा है सारी चीजें, बट जब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार तो आई थिंक चीजें समझ में आएंगी ज्यादा. फाइल मैनेजर खोलते हैं अपना 000 वेब होस्ट पे. मैं भी रिपीट करूंगा जो अभी तक बोला हूँ मैं सारी चीजें while explaining. एंड यस, सो आई प्रिपेयर्ड दिस ओवर हियर. तो पहले तो अपना वही है, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं. सर्वर यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम. उसके बाद नेम को हमने अपने पोस्ट पैरामीटर से निकाल लिया. एंड नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ कनेक्शन यूजिंग mysql_connect. ये वही पुराना अपना स्टफ है जितना भी हमने पहले किया था. वी हैव चेक्ड इफ देयर इज एन एरर इन द mysql कनेक्शन. if there is not, what we have done is we have executed further. आगे चले, एक क्वेरी लिखी इस टाइप से. पहले नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन नेम आ रहा था यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर, अब बस उसकी जगह मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. एंड नाउ आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस क्वेरी, या ऐसे बोलो इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को मैंने प्रिपेयर कर दिया है फॉर माय डेटाबेस. एंड व्हाटएवर द रिजल्ट आई हैव गॉट, आई हैव कलेक्टेड इनसाइड दिस न्यू वेरिएबल कॉल्ड डॉलर साइन stmt. ठीक है. अब मैंने क्या किया, जब मेरे पास यहाँ स्टेटमेंट आ गई तो आई एम बाइंडिंग दीज पैरामीटर्स. मतलब जितने भी मेरे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क थे, अभी तो जैसे यहाँ पे फिलहाल एक ही क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चन मार्क आएंगे उन सबको मैं यहाँ पे उनका पैरामीटर का टाइप में यहाँ डिफाइन करते चलाऊंगा. जैसे मेरे पास यहाँ 3 मान लो क्वेश्चन मार्क होते, तो यहाँ पे मैं 3s लिख देता, या फिर उनके डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, जैसे यहाँ स्ट्रिंग आ रही है या फिर मेरे पास इंटीजर आ रहा है, जो भी आ रहा है. तो लेट्स से पहले स्ट्रिंग है और दूसरा क्वेश्चन मार्क अगर होता और वो इंटीजर टाइप का होता, तो मैं यहाँ लिखता s कॉमा डी, सॉरी सिंपल एस डी, बिना कॉमा के. आई वुड हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, एस डी यहाँ लिख देता मैं. और आगे मान लो मेरे पास एक और कहीं क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा होता स्टेटमेंट के बाद पे कहीं पे भी, तो फिर मैंने उसको ऐसे डिफाइन कर देना था एस डी करके. बट अभी सिंपली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास एक वैरकर आएगा. वैरकर इज काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है उसको डिनोट कर रहा हूँ मैं स्मॉल s से. एंड आई एम बाइंडिंग stmt which is having one question mark which is of type string to this variable which I am getting from the which I'm getting from the post request. So I'm preparing my statement to bind these parameters over here. उसके बाद simply I am executing this value mysql_stmt_execute. सिंपली लेके चलेंगे अपना एकदम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया MySQL के डेटाबेस के साथ, एंड जो भी रिजल्ट मिला, नाउ आई हैव फेच्ड दैट रिजल्ट यूजिंग दिस $sign result is equal to stmt, ये एरो मार के यहाँ पे गेट रिजल्ट लिख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. तो बाकी का जितना भी है वो एज इट इज आप छोड़ सकते हो. सो एसेंशियली बस ये कुछ 4-5 लाइनों का चेंज है जिससे वी हैव प्रिवेंटेड एसक्यूएल इंजेक्शन. पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये चल कैसा रहा है, और फिर उसके बाद और डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में. और एक बार इस पे अपना अटैक करने की कोशिश करते हैं, फिर से इसको मिनिमाइज करते हैं and let's try to get this API. Post request body में form data and एक सेकंड,
नेम की वजह ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। नेम की वजह अपना एक बार सिंपल कुशान गुप्ता देके देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट रिस्पांस डू वी गेट। सो वी गेट सिर्फ कुशान गुप्ता के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, और अब इसको अपना जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो सब कुछ स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। एंड इट सेज नो रिजल्ट। ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वी हैव प्रिपेयर्ड द स्टेटमेंट, अपने डेटाबेस को देकर एक टेम्पलेट स्टेटमेंट दी थी हमने, जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो इसी टाइप की होगी, और उसमें जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग ओनली, और उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट मत करना। तो इसलिए उसने ये सारी चीजें वहां से इग्नोर कर दी, आलतू फालतू की जो चीजें थी। और जब एज इट इज उठ के गया तो उसने देखा कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट रनिंग दिस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने उस पे। फाइल मैनेजर पे, एंड यस, सो अगेन एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट वी हैड कन्वर्टेड द एसक्यूएल क्वेरी इन टर्म्स ऑफ दिस, जो जो हमें पैरामीटर देने थे, तो वी हैव पैरामीटराइज्ड द एसक्यूएल क्वेरी। सो वी कैन से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पैरामीटराइज्ड the SQL query. Then what I've done is I have prepared the database to run this template SQL query. ठीक है, और फिर उसके बाद bound the statement to the parameter values, and then what we have done is we have executed the statement with proper values. ठीक है, and then what we have done is we have fetched the result and rest is as it is. अब you can start asking doubts, इसमें कुछ नया है, कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे, so you can ask now. सबको एक बार में आ गया क्या समझ? सर एसक्यूएल क्वेरी को पैरामीटराइज किए ठीक है, लेकिन फिर प्रिपेयर करने का क्या मतलब हुआ? मीन्स कहीं से फेच करके उसमें डाल ही तो रहा होगा ना। देखो अभी तक अगर मैं बोलूं कि सिर्फ मैंने ये 2 लाइन लिखी है, ठीक है, यहाँ तक, तो अभी मैंने कोई वैल्यू फेच नहीं करी कहीं से, कुछ भी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। एवरीथिंग इज कांस्टेंट ओवर हियर, देयर इज नथिंग डायनामिक अंटिल नाउ। तो डायनामिक आता है वो मेरा यहाँ से आना स्टार्ट होता है लाइन 19 के बाद से। राइट, मतलब बस बेसिकली सिंपल सा काम था, एक टेम्पलेट प्रिपेयर करना है जिस काइंड ऑफ द काइंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी आई एम अबाउट टू रन, उसका बस एक टेम्पलेट रन करना था मुझे। वो टेम्पलेट मैंने निकाला और अपने डेटाबेस को दे दिया। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पर है, और उसको मैंने एसक्यूएल क्वेरी का टेम्पलेट दे दिया, बोल दिया कि अगर इस टाइप की कोई एसक्यूएल क्वेरी दिखे तो उसमें यू विल गेट 1 क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन मार्क क्या है उसकी वैल्यू मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना, सिंपल ये, इसको स्पेस मार देते हैं ताकि अपना समझ में आसानी से आ जाए। सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप and this was my second step, MySQLi statement underscore bind underscore param. तो what I've done is, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट को हमने एसक्यूएल क्वेरी को हमने पैरामीटराइज किया टू क्रिएट अ टेम्पलेट, और फिर वो टेम्पलेट को मैंने प्रिपेयर किया बाय गिविंग इट टू माय डेटाबेस, और फिर उसके बाद जो टेम्पलेट के अंदर पैरामीटर्स थे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, उसको मैंने बाइंड कर दिया विद सम एक्चुअल प्रॉपर वैल्यूज, और जब मैंने उसको बाइंड कर दिया देन आई हैव रन दैट एसक्यूएल क्वेरी। तो MySQL अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर एग्जीक्यूट से मैंने उसको एग्जीक्यूट किया उस स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट से मेरे पास जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने अपने पास
रिजल्ट में यहाँ पे गेट कर लिया है। और फिर नीचे का तो एज इट इज वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। सर हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन ही लगा रहे हैं ना कि वो सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल्स को, मतलब सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। करेक्ट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला। एक इसमें देख सकते हैं आप लोग, मैं ये आपको लिंक बाद में दूंगा वैसे, कि इसमें हमारे पास और क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ये इसमें पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा कि व्हाट इज अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और फिर जैसे अभी तो हम सब सिलेक्ट टाइप की क्वेरी कर रहे हैं, तो इसमें इंसर्ट टाइप की क्वेरी भी आ रही है हमारे पास कि इंसर्ट इनटू पर्संस वैल्यूज। फिर इसमें जैसे 3 क्वेश्चन मार्क आ गए हमारे पास, है ना, और ये इसके कॉलम के नाम होंगे यहाँ पर। तो अभी इसको छोड़ सकते हो, ये इसमें कुछ वीडियो यूज किया है, बट दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड देन इसमें कुछ एडवांटेजेस बोले हैं, और नीचे नीचे उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे $साइन एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू पर्संस, कॉलम्स के नाम, वैल्यूज, 3 क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट ही हैज डन इज ही हैज प्रिपेयर्ड द स्टेटमेंट, वही सेम अपना stmt इज इक्वल टू mysql अंडरस्कोर प्रिपेयर कर दिया। हमारे वेरिएबल का नाम कौन है, इसका वेरिएबल का नाम लिंक है। इसने एसक्यूएल जो उसका क्वेरी थी, जो जो भी हमने बनाया था, टेम्पलेट बनाया था, उस कॉन को इसके लिए प्रिपेयर कर दिया। जो भी रिजल्ट आया उसको स्टेटमेंट में गैदर कर लिया। एंड देन ही हैज बाउंड द 3 पैरामीटर्स व्हिच वर ऑल ऑफ स्ट्रिंग टाइप्स, एसएसएस करके, और बता दिया कि इनकी जो वैल्यूज है आपको ये इन 3 वेरिएबल्स में से ही मिलेगी। $साइन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, $साइन लास्ट अंडरस्कोर नेम और $साइन ईमेल करके यही मिलेगी। और फिर इसके बाद इसने यहाँ पे वेरिएबल्स नीचे डिफाइन कर दिए अपने सारे, Hermione Granger and hermionegranger@mail.com, and then what he has done is he has executed that query, और फिर उसके बाद you can run the query multiple times because you have to prepare only once and you can execute that query multiple times. So this will be a little faster, but ये वाला भी अपना केस नहीं है कि हम उसको बार बार multiple times run करके देख रहे हैं। This is just for additional purpose, मतलब रीडिंग पर्पस टाइप से ले सकते हैं आप उसको। बट what was required was कि इतना पार्ट जहां तक हमें करना है, ठीक है। जब हमारा काम हो गया, अब इसने क्योंकि सिर्फ इंसर्ट किया था, इसने सिलेक्ट नहीं किया था, तो आई थिंक सेलेक्ट का भी इसने एग्जांपल के नीचे दे रखा होगा। इंसर्ट है नहीं है, कोई नहीं, सिलेक्ट का एग्जांपल मेरे पास है, मैंने आपको दे ही दिया है। तो यहाँ पे एक और टाइप का आपको एग्जांपल मिल गया, और ये रहे इसके पास सारे डेटा टाइप्स जो वहाँ जा सकते हैं। जैसे हमने एस लिखा था, तो एस फॉर स्ट्रिंग, आई इज फॉर इंटीजर, डी इज फॉर डबल, एंड बी इज फॉर बाइनरी। ठीक है, तो ये पढ़ना क्लास के बाद, इस पे ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज सिंपल ही है। डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बट दिस इज जस्ट फॉर एडिशनल मटेरियल, मतलब। और ये दिस इज स्पेसिफिक टू पीएचपी अभी जो हम कर रहे हैं। बट ये कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट था कि एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्फ। तो वो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। पीएचपी का सिंटैक्स या पीएचपी में कोड करना राइट नाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली हम जैंगो में कोड करके देखेंगे सारी चीजें। तो पीएचपी वी चोज एज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जितने भी हमने पीएचपी में कॉन्सेप्ट्स देखे हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन टू द डेटाबेस, फिर वी हैव टू डू सम क्वेरीज विद दैट डेटाबेस यूजिंग सम कनेक्शन मैकेनिज्म्स, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हर लैंग्वेज को जो भी डेटाबेस से कनेक्ट कर रही होगी, ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ रहेंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन विल आल्सो बी देयर इन जैंगो, तो उन सबसे कैसे बचें, वो इसी टाइप का कुछ तरीका होगा उसमें भी। Hey Pushan. हाय प्रीतम। Okay, so this is जहाँ अपन लास्ट टाइम अपन ने डिस्कशन किया था कि अगर डेटाबेस ओपन रहता है अपना क्वेरी जब हम लोग कर रहे हैं, तो दिस थ्रू दिस वी कैन प्रोटेक्ट और हैव मोस्ट सिक्योर कोडिंग, राइट? करेक्ट। अब जैसे हमने लास्ट टाइम एक वाला एग्जांपल करके देखा था, ये आई होप आपको ये याद होगा, इसमें और तो हमने लिख दिया था, बोला था कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल, तो ये हर रो रिटर्न कर देगा, राइट। तो बस एक काम करते हैं, अपना वही पुराना वाला भी एक बार चला के देख लेते हैं, रिट्रीव करने वाला, दोनों क्वेरीज एक बार उसमें चलाते हैं। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ऐसा हमने ऐसा सिर्फ क्वेश्चन डालने से, या मतलब व्हाट एग्जैक्टली हमने क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से वो 1:1 ट्रू नहीं हो रहा है? हाँ, एक सेकंड बताता हूँ उसको मैं। एक बार इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। लेट्स सी दिस रन्स।
राइट। तो इसमें हमें सारे रिजल्ट मिल गए थे, हर एक आदमी के रिजल्ट मिल गए थे जितने भी इसमें एंट्रीज थी। ठीक है, दिलीप नायक, प्रीतम नायक, दिलीप कुमार यादव, अभिषेक दास, जितने भी रिजल्ट थे सारे हमको मिल गए। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि पैरामीटराइज करने से कि वहां पे ऐसा क्या डिफरेंट हुआ जिसकी वजह से ये 1 = 1 मेरा ट्रू नहीं हुआ है। तो सिंपली इसका एक बहुत छोटा सा आंसर है कि हमने बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंट करी है कि हमने बता दिया है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बूलियन वैल्यू और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स विच इज नॉट अ स्ट्रिंग, राइट? Hi, question. Sorry to Hi, Shadi. interrupt, but instead of 1:1, if we give a string value only, like AB equals to AB, this should be also true, like, or any Right. else. Right. बताओ यहाँ क्या लिखना है? AB कुछ भी equals ऐसा, AB? हाँ, like भूषण गुप्ता आपने लिखा, उसके बाद like कुछ भी ऐसा दे दिया जो always true होगा. Okay. करेक्ट। तो जो हमने पिछली क्लास में किया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि पुशान गुप्ता और बीच में आ गया था, तो दिस और वाज डेंजरस, राइट? दिस और वाज डेंजरस। तो ये अब और को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जो हमने क्वेश्चन मार्क मार दिया वहां पे। तो और इज नॉट अ स्ट्रिंग, और इज अ सिंटैक्स ऑफ माइस्क्यूएल, राइट? Right. जो हमने वहां क्वेश्चन मार्क कभी मारा है, तो दैट क्वेश्चन मार्क इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ सिंटैक्स, इट इज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग। तो और इज नॉट अ स्ट्रिंग, और इज अ सिंटैक्स। जो माइस्क्यूएल का है वो माइस्क्यूएल की क्वेरी का पार्ट है। तो इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ माइस्क्यूएल क्वेरी, इट इज जस्ट एक्सपेक्टिंग अ सिंपल स्ट्रिंग ओवर देयर। तो अगर उसको अब जो मतलब जो करेक्टेड वाला केस है, अगर उसकी बजाय मैं कुशान गुप्ता के अलावा यहाँ पे कुछ भी दूंगा तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। Yeah, right. Got it. आई थिंक यही इसी टाइप का डाउट बाकी सब लोगों का भी होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गिव एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट अ स्ट्रिंग। इफ आई गिव एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट अ स्ट्रिंग, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिंपली इग्नोर दैट। तो इनके अंदर MySQL अंडरस्कोर MySQL I अंडरस्कोर प्रिपेयर और इन सब चीजों के अंदर दीज आर ऑलरेडी मेड टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अटैक्स। तो ये क्या करता है, बस वो देखता है कि वहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, अगर स्ट्रिंग आएगी तो यू नो दिस इज सक्सेसफुल, एल्स जस्ट इग्नोर दिस एंड रिटर्न की वहाँ पे कोई भी मुझे रो नहीं मिली एंड हेंस वी आर गेटिंग नो रिजल्ट्स। yeah, now it's clear because हम लोग वो ऑप्शन ही पोस्ट या वो कोड में वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे कि कुछ सिंटेक्स यूज करके वो डेटा रिट्रीव कर सके, या Correct. मतलब वही क्लोज कर दे, वो स्कोप ही क्लोज कर दे रहे हैं। तो जितना स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है कोड में उतना ही डेटा फैच होगा फिर वो। एग्जैक्टली है कूल ना? कूल, या वो हमने सॉर्टेड। उसके लिए कि बस हमने बोल दिया कि जो सिंटैक्स है वो सब इग्नोर कर दो, मैं बस यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए। अब दिस कैन ऑल्सो बी अटैक्ड, ठीक है, दिस कैन Okay. ऑल्सो बी अटैक्ड, बट उसके लिए बहुत बड़ा एक मतलब कंडीशन है जो कभी भी मोस्टली कोई फॉलो नहीं करता। वो ये है कि यू आर गेटिंग दिस एसक्यूएल क्वेरी ओनली फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब जैसे कि मतलब ये तो अभी क्या है, मेरे पास यहाँ पे हार्ड कोडेड एंड आई एज अ डेवलपर आई हैव रिटन दिस एंड दिस विल बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस। ठीक है, जब भी आप कोई चीज डेवलप कर रहे हो तो यू नो कि व्हाट यू हैव टू डेवलप, यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन योर क्लाइंट। आप ये नहीं चाहते इस टाइप की जो क्वेरी है जिसको मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, यही बाहर से अगर आ रही है मेरे पास, मान लो जैसे यहाँ पे नेम में मेरे पास $अंडरस्कोर पोस्ट में मेरे पास ये एसक्यूएल की क्वेरी भी अगर मैं यहाँ से ले लेता, तो नाउ दिस कैन कम फ्रॉम अ मेलिशियस सोर्स। ये जो पोस्ट पैरामीटर का जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, दिस कैन कम फ्रॉम अ मेलिशियस सोर्स, ओनली देन दिस विल बी यू नो लाइक वल्नरेबल टू हैक। बट राइट नाउ मैं ले ही नहीं रहा, एंड ट्रस्ट मी इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू वोंट हैव टू टेक दिस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से ही पूरी क्वेरी ले रहे हो एज इट इज MySQL की उठाकर, तो उससे ज्यादा डेंजरस तो मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है। बट इन सम केसेस यू माइट हैव टू, और वो वाले केसेस के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे अभी क्योंकि वहां तक अभी पहुंचने के लिए बहुत टाइम है। Okay. So अगर मैं जहां तक थोड़ा समझाऊं, हम डेटा ही हमारे सर्वर से ले रहे हैं, तो वी नो कि हमारा डेटा कैसा है। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। तो अगर हम लोग लिंक अपना कोड ऐसा करें जो डेटाबेस हमको नहीं पता है, हमने वो डेटा किसी से लिंक कर दिया है, सोर्स कर दिया है,
और वो Correct. सोर्स एक्सटर्नल सोर्स डेटा किसी को पता चल जाता है कि भाई ये चीज, ये लिंक या ये कोड ये डेटा से है, तो इसको कैसे क्रैक करना है इससे रिलेटेड डेटा, देन ही कैन डू अदर फर्दर कोडिंग टू रिट्रीव फर्दर इंफॉर्मेशन। करेक्ट। और क्या डैमेज कर सकता है वो यहाँ पे, मान लो अगर मेरी ये एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट है यही मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, तो मैं यहाँ पे ट्रंकेट लिख दूंगा, सिंपल ट्रंकेट स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जितना भी डेटा होगा सारा का सारा डेटा ही उड़ जाएगा, तो वो तो फिर और भी डेंजरस है ना। या फिर मैं यहाँ पे डेटाबेस ही डिलीट करने के लिए बोल दूंगा, तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा डेटाबेस का नाम था, डिलीट डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम जो भी मेरे पास यहाँ डेटाबेस का नाम था, तो मैं इस टाइप की क्वेरी भेज दूंगा यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर में, और फिर उसके बाद में उसे रन करने की एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, तो वो तो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। तो इसलिए in most of the cases this won't be the case. The cases will be a little simpler. We will know that what is the integrity of our database, and we will know what kind of data we are expecting over here, and that's why we have prepared the database to run this kind of query. And बस जो भी पैरामीटर आएगा आप बस मुझे पैरामीटर दे सकते हो, like it's like आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बस ये बताओगे कि आपको क्या चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। हाय प्रशांत, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस क्वेरी में नेम की जगह पे एड्रेस फाइंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर ने मतलब जो हमने डॉलर ने पोस्ट में दे रखा है उसकी जगह पे हम एड्रेस के बेस पे सर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, मतलब हमें एंट्री फाइंड आउट करना है, तो उस एड्रेस में मेरा फॉर एग्जांपल और है, मतलब हो सकता है कि मतलब कि हम कुछ भी डाल देते हैं ना, तो एड्रेस कैन बी एनीथिंग, तो उसमें और है, तो अगर हम वो पास करेंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग की तरह पास हो जाएगा ना वहाँ पे, या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, जैसे और एड्रेस इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ कह रहे हैं, है ना। नो और एड्रेस नहीं, बेसिकली आप ये बता देते ना कि अगर हम नेम के अंदर और जाता है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप लिया है। ऐसे हाँ, कुछ कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस बोल रहा हूँ, यहाँ पे और एड्रेस करके नहीं, एड्रेस ही है पूरा, नेम है ही नहीं, एड्रेस है पूरा, उसके अंदर और आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी जगह का नाम है बाहर की जगह का जिसमें समथिंग लाइक कुछ भी है, सेंटा क्लारा और समथिंग लाइक, तो उसमें और आ गया ना बीच में, एड्रेस में ही और आ गया है, तो क्या वो उसको कंसीडर कर लेगा ना, क्योंकि वो तो एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है, ना कि करेक्ट। हाँ वो तो एज अ स्ट्रिंग पास हो रहा है, राइट, करेक्ट। अब जैसे सेंटा और क्लारा अगर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो दिस इज माय एड्रेस नाउ, है ना। ओके, अब ये एड्रेस ही है, मतलब ये पूरा ये इस एड्रेस पे ही है, लॉजिकल ऑपरेशन नहीं लगाएगा। इस पे नहीं लगेगा, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, एकदम सही है। ओके ओके अब यहाँ पे नेम में ही मैंने सेंटा और क्लारा लिख दिया है, तो अब उसका नाम ही यही है, सेंटा और क्लारा, मतलब वो क्लास में एनरोलमेंट नंबर में उसका जब कोई टीचर का नाम लेगा, तो जैसे बोला कि संदीप, आपने बोला प्रेजेंट सर, फिर बाद में बोला सेंटा और क्लारा, तो प्रेजेंट सर, तो सेंटा और क्लारा एक ही बंदा है ठीक है, तो ओके हाँ मतलब जो ना वो एग्जैक्टली अगर उसका नाम ये है तो उसको इग्नोर नहीं करेगा, तो वो पूरा स्ट्रिंग में जाएगा एज इट इज, तो लाइक सेंटा और ओके, क्लारा नाम के डेटाबेस में। वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा ओवरऑल को ना। करेक्ट करेक्ट, ओके, अच्छा और क्वेश्चन है। एक और डाउट है, हम्म, जो कोड आपने लिखा है एक बार वहां पे जाना, बैक करना, ओके, इसमें आपने डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर स्टेटमेंट एरो गेट रिजल्ट मतलब फंक्शन कॉल कर दिया है, तो हमारा जो माई एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है डॉलर स्टेटमेंट को, तो उसने एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं से हम डायरेक्ट रिजल्ट भी तो ले सकते हैं ना, हम अलग से ये फंक्शन में ले जा करने का क्या रीजन बनता है, मतलब मुझे नहीं समझ में। हाँ, ये वाला चीज कि गेट रिजल्ट हाँ, क्या है, एक मतलब ओके इसमें एक्चुअली दिस इज अ ऐसा बोलो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ये कुछ, बट इसको मैंने प्रोसीजरल में यूज कर लिया है, तो ये यहाँ पे चल जाएगा। आप कह रहे हो कि मैं इसको अगर डॉलर साइन रिजल्ट ही अगर मैं इसको डायरेक्टली असाइन कर दूं, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, लाइक नॉट रियली श्योर ये क्या करेगा, इस टाइप से कुछ कह रहे हो आप। यस हाँ, और फिर इसके अगर आगे मैं मारूं ऐसा कुछ गेट रिजल्ट करके, तो दिस शुड वर्क आई गेस, एक सेकेंड। Now this says call to a member function get result on boolean. Okay, so this returns a boolean right now. यहाँ पे कि ये like this is true or false. Sorry, this one. This returns a boolean. ठीक है, और तो that's why it is not trying to execute that. तो error देखो यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग कि uncaught error
call to a member function get underscore result on boolean in so and so line on line number 20. तो अपना इधर ही चलते हैं. This is trying to return a boolean कि that did you execute this query or not. तो ये execute हुई कि नहीं हुई. ठीक है, तो बस ये एरर है. लाइक मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कभी करके सोचा नहीं मैंने कि ऐसा करके देखते हैं, बट हाँ इसके बारे में वी कैन से यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि दिस विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू. तो इसको मैं if else के अंदर डाल सकता हूँ. ओके, मींस कि मतलब जो हम एग्जीक्यूट करके आउटपुट आ रहा है वो हम लेके नहीं आ रहे, हम बस ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, उसके बेसिस पे हम ट्रू फॉल्स बता रहे हैं, राइट? करेक्ट. तो अगर ये मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा तो व्हाट विल इट डू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, दिस विल मॉडिफाई दिस एचटीएमटी जो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है निकल के. तो एक काम करते हैं, इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं एक बार एंड वापस अपना रिवर्ट कर देते हैं. एंड लेट्स डू वन थिंग, एक बार एग्जीक्यूट करने से पहले अपना एचटीएमटी देखते हैं किस क्या है. नॉट श्योर कि इफ दिस विल एको समथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ एक्यूरेट वैल्यू देगा नहीं देगा. एक बार पहले एको कर देते हैं इसे और फिर एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद एको कर देते हैं. लेट्स सी कि अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस है. नॉट श्योर पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, बट अगर कोई डिफरेंस होगा तो यहाँ दिख जाएगा. ठीक है, तो अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है कि mysqli underscore statement could not be converted to a string. ठीक, और एक सेकेंड, राइट. अब ये लाइन नंबर 20 पे मुझको एरर दे रहा है, कह रहा है कि 20 पे दिस इज ऑफ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. तो यही चाहता था यहाँ पे कि mysqli underscore statement टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दिखे. अब इसके बाद इसको हटा के एक बार नीचे लाइन नंबर 21 पे भी मुझे सेम एरर देता है कि नहीं, एक बार इसको टेस्ट करते हैं. लाइन 20 पे और ये 21 पे भी उसने सेम एरर दी है. ठीक है, तो जो भी इसने मॉडिफिकेशन किया है वो अपना mysql ये $HTML के अंदर ही किया हुआ है. तो ये फंक्शन इसको मॉडिफाई कर देगा और जो रिजल्ट होगा वो इसके अंदर डाल देगा यहाँ पे. ओके, और ये गेट अंडरस्कोर रिजल्ट फंक्शन जो है ये PHP का फंक्शन है या MySQL का फंक्शन है? नहीं PHP का फंक्शन है. ओके, है ना, ये PHP का फंक्शन है गेट अंडरस्कोर रिजल्ट. तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये PHP के ये mysqli जो लाइब्रेरी मेरे पास ये वाली इसका फंक्शन है. PHP के अंदर एक लाइब्रेरी है mysqli करके, ये वाली MySQL I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड. मतलब इसका एक और वर्जन था जो बिना आई के भी चलता है. उसमें कुछ शायद एरर्स वगैरह थे या कुछ बग्स वगैरह थे, उनको सॉल्व करके दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्जन कॉल्ड MySQL I, और फिर उसके अंदर यू कैन गेट दिस गेट रिजल्ट वाला जो फंक्शन है. ओके. एक चीज और, हाँ एक चीज और पूछना है कि आपने बोला MySQL स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमें ट्रू या फॉल्स बताएगा बूलियन वैल्यू, राइट? तो ये फिर डॉलर रिजल्ट में जो हमारा वहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करके दिखा रहा है वो कैसे फिर चेंज हो जा रहा है? मतलब ये कैसे कर रहा है अपने आप को काम? मतलब जैसे अगर मैं यहाँ लगाऊं कि इफ आइडियली होना क्या चाहिए कि आई शुड चेक दैट इफ दिस स्टेटमेंट इवन एग्जीक्यूटेड और नॉट, है ना? तो एक बार यहाँ चलते हैं और ये वाला जो else वाला पार्ट है आई कैन आल्सो कॉपी दिस टू हियर. आई थिंक दिस वुड मेक मच मोर सेंस नाउ. माय MySQL अब इसको एग्जीक्यूट करके देखा दिस स्टेटमेंट, इसको करते हैं कि if this statement got executed or not. If this not got executed, I am saying there are no results. If this statement got executed, what I have to do is I have to fetch the result from the statement which I got. ओके ओके ओके. दो चीजें, एक ये कि ये क्या रिटर्न करता है, दूसरा ये कि ये एचटीएमटी के साथ क्या करता है. ठीक है, सिंपल सी दो चीजें हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, दूसरा ये कि ये इसके साथ क्या करेगा. अगर ये मैं बोलूं कि क्या रिटर्न करता है तो ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू. तो इसलिए मैंने यहाँ पे if else लगा के चेक कर लिया. अगर मैंने if else लगाया था सो दैट वी कैन कीप द थिंग सिंपल. ठीक है, एंड उसके बाद ये इसके साथ क्या करता है, ये बस इसके साथ एग्जीक्यूट कर देता है. उसके अंदर जो भी रिजल्ट सेट आएगा वो उसके अंदर डाल देगा. तो पहले इसके अंदर यहाँ पे मैं अगर करने की कोशिश करूंगा $and result गेट रिजल्ट, एक बार इसमें यहाँ पहले करने की कोशिश कर लेते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले.
तो यहाँ पर आई वोंट बी गेटिंग एनी रिजल्ट, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं गई, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करी मैंने, तो मुझे क्या ही रिजल्ट देगा वो। तो लाइक दिस इज इलॉजिकल राइट नाउ कि मैं एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ, दो आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी क्वेरी, है ना, मैं रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, दो आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी क्वेरी, तो दिस इज इलॉजिकल। तो इसलिए पहले मैंने अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करी, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आया वो इसके अंदर आ गया, और फिर मैंने उसको ऐसे करके यहाँ से फेच कर लिया। ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे वाले फेज पे चलते हैं। इस पे वो फेज क्या है, अभी तक देखो हमारे पास यहाँ रिजल्ट जो आ रहे हैं, इसको वापस से रिवर्ट कर देते हैं एक बार। सेंटा क्लारा नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है मेरे पास, रिजल्ट कुछ इस टाइप से आ रहा है। रॉ में देखो तो ये कुछ अजीब सा ही है कि यहाँ मैंने लाइन ब्रेक डालने के लिए मतलब जबरदस्ती उसमें बी आर सब जगह लिख रखा है, और दिस इज नॉट वेरी रीडेबल, मतलब दिस इज द रॉ आउटपुट व्हिच आई एम गेटिंग। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है कि नेम पुशान गुप्ता, फिर ईमेल, मैंने उसके बाद यहाँ पे फिर बी आर लिख दिया टू हैव अ न्यू लाइन, फिर उसके बाद आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ से कुछ नया स्टार्ट होगा अंटिल आई गेट अ न्यू बी आर। ये थोड़ा सा अजीब है, और इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो विद दिस काइंड ऑफ यूआई, मेरे पास जो टूल है पोस्टमैन का, ये तो मुझे ऑप्शन देता है कि इसको पास कर सकता हूँ मैं, आई कैन प्रीव्यू दिस। प्रिटी करके देखते हैं तो ये लास्ट में तब भी मेरे पास एक बीआर छोड़ देता है, तो दिस हैज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन दिस, मतलब डिस्क्रिपेंसीज भी नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ने में इट्स अनयूजुअल, है ना। एंड इसको पार्स करना, नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, जैसे हमने कल फ्लटर में मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी। नाउ यू हैव टू पार्स दिस काइंड ऑफ रिजल्ट जो आपने एपीआई से मंगाया, उसको पार्स करना कितना मुश्किल होगा, जब ये मतलब पढ़ने में इतना आसान नहीं है, तो पार्स करना, तो उसको अंडरस्टैंड करके उसके लिए उसके ऊपर कोड लिखना, इट वुड बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो इसी का ही हमने एक सोल्यूशन पहले काफी पहले डिस्कस किया था, एंड वो सोल्यूशन क्या था, अच्छा ये तो देख चुके हैं हम, टुगेदर इट लुक्स लाइक, तो हमने उसमें देख लिया, तो इसको इग्नोर करते हैं स्लाइड को। यस, तो अभी करंट आउटपुट फ्रॉम पीएचपी कुछ इस टाइप से है, एंड वो अभी मैंने यहाँ मतलब बता दिया कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉपर डिफाइंड फॉर्मेट एंड नॉट इजी टू पार्स बाय द क्लाइंट। So what we have to do is we have to think of a better way so that we can have more structured data. तो इस डेटा स्ट्रक्चरिंग के बारे में हमने एकदम पहले बात करी थी इनिशियल डेज में, which was called JSON, JavaScript Object Notation, right? तो अगर एक चीज बताओ, मैं आपको रिजल्ट कुछ इस फॉर्मेट में दूं, लाइक सैंपल रिस्पॉन्स, अगर हमें कुछ इस टाइप का चाहिए हो कि एक एरे के अंदर आई हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर आई विल हैव अ कंप्लीट एंटिटी ऑफ अ रिजल्ट, उसमें नाम लिखा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ईमेल लिखा होगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में नाम लिखा होगा, ईमेल लिखा होगा। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज मोर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रीडिंग द डेटा, राइट? तो अगर इसी टाइप का हमें, रुद्र कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। ओके, ठीक है। तो अगर अगर हमें कुछ इस टाइप का डेटा चाहिए, तो इस टाइप का डेटा हम कैसे अचीव करेंगे, ये आज जानेंगे, ठीक है। एंड वो जानने से पहले थोड़ा सा जेसन के बारे में जान लेते हैं कि जेसन के अंदर व्हाट वी हैव। तो अभी वी हैव अ जेसन एरे, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अ स्क्वायर ब्रैकेट। जेसन एरे की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं, एंड दैट कैन हैव अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट में वी कैन हैव स्ट्रिंग्स, वी कैन हैव इंटीजर्स, वी कैन हैव डेट, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास वहाँ पे फाइलें भी जा सकती हैं, लाइक ब्लॉब ऑब्जेक्ट जा सकते हैं उसके अंदर। तो इसमें व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी हैव अ जेसन एरे, और उस एरे के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, नाउ दिस इज अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और दिस इज अ इंटीजर ऑब्जेक्ट या नंबर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम होता है हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट। अब जेसन ऑब्जेक्ट अपने आप में एक डेटा टाइप है, लाइक जैसे जेसन एरे था वैसे ही जेसन ऑब्जेक्ट भी अपने आप में डेटा टाइप है, which starts and ends with a curly braces, curly bracket होता है उसमें, स्टार्टिंग में यहाँ पे curly bracket है, एंडिंग में curly bracket है। अब उसके अंदर we will have key value pairs, अब जैसे यहाँ पे key being name, और नाम के आगे उसकी कुछ वैल्यू होगी जॉन डो, key being age, उसके आगे हमारी वैल्यू होगी जैसे 10। तो नीचे लिख दिया मैं कि it represents a single object as a complete entity in itself,
and all the entries are in the form of key value pairs. Here keys are name, age, है ना, and values are John Doe and 10. तो हर की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू और हर की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, तो इस टाइप का कुछ इसमें पैटर्न रहता है. एंड इफ वी डिकोड कि जो हमें सैंपल ऑब्जेक्ट चाहिए था वो किस टाइप का होगा, तो व्हाट वी हैव इज अ जेसन एरे स्टार्ट में. तो एरे रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्ली ब्रेसेस, सॉरी दिस इज स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हमने एक जेसन एरे डिफाइन किया, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, कर्ली ब्रेसेस के साथ वी हैव अ जेसन ऑब्जेक्ट. तो ईच ऑफ दीज इज अ जेसन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है, which are embedded inside a JSON array. So a JSON array can have multiple objects, और हर object के अंदर you can have multiple key value pairs. So now this is a more structured way of reading the data. यहाँ तक किसी को डाउट है क्या इसमें? Simply I guess, है ना? तो इसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स के थ्रू हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आएगा. तो एक एरे के अंदर वी हैव 3 रिजल्ट्स इन द डेटाबेस, सो वी हैव 3 जेसन ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर वी विल हैव अ की वैल्यू पेयर. एंड दिस कांसेप्ट इज लिटिल इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम आपसे कोई भी डेटा एक्सचेंज करेंगे वी विल ट्राई टू सेंड इट इन टर्म्स ऑफ जेसन ओनली. और जेसन के बारे में मैंने एक लिंक बना के रखा हुआ है पहले से ही, आप लोगों को सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, एंड यू कैन गो ओवर दिस लिंक. और ये जेसन में क्या क्या चीजें होती हैं, you can start learning about this. So this is important for exchanging data, sending data, right? And you can also do a try over this, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके you can try. ये JavaScript में रन करके दिखाएगा, but you don't want to run JavaScript right now, ठीक है? And this is I think एक पूरी अच्छी सी गाइड है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. नीचे नेक्स्ट करके और पढ़ सकते हो इसके बारे में कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या वैल्यूज उसमें जाएंगी, इसका सिंटेक्स क्या होता है ना, जेसन वैल्यूज क्या क्या होती हैं, एक स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बूलियन, नल, ये सारी वैल्यूज जेसन के अंदर जा सकती हैं. इसको पढ़ लेना, लाइक दिस इज फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग. और डेटा टाइप्स जेसन के क्या क्या होते हैं ये हम डिस्कस अभी नहीं किए हैं, बट पिछली स्लाइड में सिंटेक्स में सेम चीज लिखी थी. या स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे एंड अ नल वैल्यू. सो नाउ इसमें भी डेटा टाइप्स में भी आई थिंक ये सेम ही चीज है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. बट राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फोकस्ड ओवर दिस स्ट्रिंग और नंबर के ऊपर और ऑब्जेक्ट. ये 3 चीजें हमने देख ली हैं, एक्चुअली 4 देख ली हैं. एरे भी हमने देख लिया है, एरे इज जेसन एरे अगेन, जो सबसे पहले देखा. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा, दिस ऑब्जेक्ट वाज हैविंग अ स्ट्रिंग एंड दैट वाज आल्सो हैविंग अ नंबर. तो ये चारों के एग्जांपल हमने देख लिया है. तो नाउ यू कैन हैव बूलियन एंड नल आल्सो इन दिस, ठीक है? तो इसमें क्या क्या वैल्यूज नहीं हो सकते वो नीचे यहाँ पे दे रखा है. एंड बस आई थिंक इसमें इतना ही रहेगा, और इसका कुछ हम प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं कि ना हाउ टू डू दिस विद PHP. इसके लिए बस एक छोटी सी स्लाइड में यहाँ पे डाल दिया. इस टाइप का कुछ हमारे पास होगा कि हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक एरे में डालना होगा, और फिर उस एरे को एक एसोसिएटिव एरे बनाना होगा with the use of this arrow, and then we have to signify कि उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी. नेम के अंदर ये वाली वैल्यू जाएगी, ईमेल के अंदर ये वाली वैल्यू जाएगी करस्पॉन्डिंग उसकी. और ये एक अलग नई चीज है, जब भी हम रिस्पॉन्स दे रहे होंगे तो वी विल हैव टू ऐड दिस हेडर एज वेल. अभी प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं, बस ये सिंटैक्स है जो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ फेमिलियर हो जाओ कोड करने से पहले, ठीक है? और फिर उसके बाद वही अपना जेसन इनकोड. तो भी जो जेसन रिजल्ट हमने नॉर्मल से एक एरे बनाया था, ये उसको कन्वर्ट कर देगा एक जेसन एरे में. और अगर जेसन एरे नहीं तो जेसन ऑब्जेक्ट में. तो इट विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है एंड या फिर उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं. इफ इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू तो उसको जेसन ऑब्जेक्ट बना देगा. इफ इट कंटेन्स ओनली सिंगल वैल्यू, इफ इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज इस एरे के अंदर, तो वो उसको एक जेसन एरे में बना देगा. इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं क्लास में, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इसको कोड करके देखना है एक बार. एंड मैंने कोड भी इसका पहले से लिख रखा है कि जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे थे ये वाला, अब एक बार इसके अंदर मैंने जैसे लास्ट में फाइल का नाम चेंज कर दिया ._json.php करके, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमें इस टाइप का कुछ रिस्पॉन्स देता है. अब इसके पीछे क्या कहानी है वो यहाँ पे है.
सिंपल सी, कि यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस, कि अभी तक हम यहाँ तक देख चुके हैं लाइन नंबर 21 तक। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिक्लेयर्ड अ जेसन रिजल्ट ओवर हियर। ठीक है, मतलब ये बस एक वेरिएबल बना दिया हमें, फिर से कुछ नहीं है, इसका नाम कुछ भी, आप एबीसी भी रख सकते हो। एबीसी एक एरे है, बस जस्ट टू सिग्निफाई कि यहाँ पे मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो जेसन के फॉर्मेट में मैं उसे प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, तो बस वेरिएबल का नाम है जेसन रिजल्ट इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, नाउ एरे कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, तो हमें हर वैल्यू को उसमें पुश करना होगा। वी डू इट वाया एरे अंडरस्कोर पुश। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि यहाँ पे हम पहले सिंपली एको कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे एरे पुश कर रहे हैं। तो हमें एरे पुश एक इनबिल्ट फंक्शन है PHP का। अब एरे अंडरस्कोर पुश कहाँ, किस एरे में पुश करना है, वो एरे का नाम सबसे पहले, और उसके बाद जितनी वैल्यूज मुझे पुश करनी है कॉमा करके आई कैन पुश ओवर हियर। तो यहाँ तक इस वाली पॉइंट तक आई एम पुशिंग वन वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और एरे पुश कर दिया जेसन के अंदर विच सेज नेम एंड डॉलर साइन रो, उसके बाद नेम। ठीक है, ईमेल डॉलर साइन रो, यहाँ पे ईमेल। तो डॉलर साइन रो, ईमेल और डॉलर साइन नेम से आप लोग फेमिलियर हो, पिछली क्लास में हमने किया था। तो हम ऊपर से यहाँ से निकाल रहे थे while रो इज इक्वल टू रिजल्ट फेच एस ऑफ। यहाँ पर भी हमने बस वही एक एसोसिएटिव, जैसे हमने एरे यहाँ बनाया था वैसे ही एक एसोसिएटिव एरे हमने यहाँ पर भी बना दिया, सेम टू सेम। ठीक है, एरे पुश किस एरे में पुश करना है, इस वाले में पुश करना है जो हमने अभी फ्रेशली बनाया है। उसके बाद क्या पुश करना है, वी वांट टू पुश अनदर एरे, एक एसोसिएटिव एरे इसमें डालना है। एसोसिएटिव एरेज का मतलब बताया था पिछली क्लास में कि इट्स काइंड ऑफ एन एरे व्हिच होल्ड्स वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना। तो की वैल्यू पेयर्स में जैसे लास्ट टाइम हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो ये भी एक की वैल्यू पेयर टाइप के हमारे पास एक एरे बन के आया था, जिसमें कीज वर दी कॉलम के नेम जो हमने पिछली क्लास में बनाए थे। तो सिमिलरली अब बस हम वही काम करना चाहते हैं, यहाँ से हम कॉलम के नेम जो भी हम डिफाइन करना, जैसे नेम है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट नेम, और इसको सेव अगर करूंगा, I'll try to execute this, let's see what happens। तो यहाँ पे सब जगह स्टूडेंट के नेम आ गए। तो now it's not necessary for me कि मैं वही चीज दिखाऊं जो मेरे पास डेटाबेस में है, मतलब वो कॉलम के नाम सेम टू सेम दिखाऊं, तो मेरे पास डेटाबेस में आई कैन राइट एनी वैल्यू फॉर दैट। तो स्टूडेंट का नाम ये है, एंड सिमिलरली आई कैन से स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट का नाम ये था, स्टूडेंट की ईमेल ये थी, है ना। और उसके बाद ये सिंटैक्स है, बस इसको 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एरे पुश, उस एरे का नाम जिसमें मुझे पुश करना है, फिर एक एसोसिएटिव एरे उसके अंदर पुश करना है मुझे ना। उस एसोसिएटिव एरे में की वैल्यू पेयर्स होंगे, जैसे की बीइंग द स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, एंड वैल्यू बीइंग व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द डेटाबेस, कॉमा करके एक और की स्टूडेंट ईमेल, वैल्यू बीइंग द वैल्यू व्हिच इज आई एम गेटिंग फ्रॉम डेटाबेस। और उसके बाद पुश करने के बाद मैंने नीचे एक हेडर लिख दिया, हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। तो ये हेडर क्या होता है, यहाँ पे एक और फील्ड होती है हेडर करके, which tells us कि हमारे पास किस टाइप का कंटेंट आएगा। तो राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ टाइप ऑफ जेसन कंटेंट, so that's why जेसन रिस्पॉन्स हमें चाहिए, that's why we have specified this as application hyphen जेसन। इसकी वजह यहाँ पे और भी चीज हो सकती है, हाइफन सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश टेक्स्ट भी हो सकता है मेरे पास, बट टेक्स्ट जो हमें पिछले केस में मिल रहा था वो बाय डिफॉल्ट होता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव स्पेसिफाइड कि व्हाटएवर रिस्पांस वी आर गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ application JSON. Unless this header value is changed further in the code, whatever you will echo will be echoed in terms of JSON format, and this will try to encode this JSON array जो भी हमारे पास ऊपर से है into a proper format, और उसके बाद हमें इस टाइप का कुछ ये रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज बोलूंगा कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स डोंट वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगी। इफ यू अंडरस्टैंड गुड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इसको 2-3 बार देखो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि PHP इज जस्ट येट अनदर लैंग्वेज। इसको रिप्लेस कर देंगे हम कल Django के साथ, तो फिर Django में थिंग्स विल बी हैंडल्ड डिफरेंटली। तो इसका सिंटैक्स समझ लोगे, फिर Django में करोगे वो बोलोगे वो तो उससे मैच नहीं कर रहा, तो वो लैंग्वेज ही अलग है, तो फायदा नहीं उसका ज्यादा कुछ।
बट द कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, और कॉन्सेप्ट को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई कुछ कह रहा था? अगर हम हेडर में जेसन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? देखो जो आपने उसके बिना एक बार ट्राई, हाँ उसके ओके। उसके बिना एक बार करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं एंड अरे क्लिक कर दिया। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास ये जो कंटेंट आ रहा है ना यहाँ पे, ये जेसन टाइप का कंटेंट नहीं होगा, वो एक सिंपल स्ट्रिंग बन जाएगी रिस्पॉन्स की। ठीक है, मतलब जो अभी हम जेसन का रिस्पॉन्स चाह रहे थे, जेसन रिस्पॉन्स ना समझ के हमारा जो क्लाइंट है उसको डेटा टाइप उसका एक सिंपल स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसको हम एक बार एंड ये हटा देते हैं एक बार हेडर अपना, इसको रन करते हैं। तो उसने उसे एक बस सिंपल स्ट्रिंग की तरह पकड़ लिया, और हेडर में चलेंगे तो इसमें भी कंटेंट टाइप हमारा सिंपल टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट में नाउ दिस इज वन एंटायर टेक्स्ट, मतलब बस अब यही मेरे पास एक टेक्स्ट है पूरा का पूरा एज इट इज, स्ट्रिंग आ गई है मेरे पास। इसको पास करना पड़ेगा मुझे। देखो जेसन के फायदे क्या हैं कि आजकल हमारे जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हो गई हैं, जैसे हम फ्लटर पे देख रहे थे, mostly all the front end applications have become smart enough to determine this kind of not this kind of, to determine JSON response, ये वाला। ठीक है, now a JSON response is different from a string response, a text response, है ना। अब जैसे यहाँ JSON है, इसके अलावा मेरे पास जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में ये मिल गया मुझे। अब ये भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन थी, इसने अपने आप ही पकड़ लिया कि ये कंटेंट टाइप की वजह से, हेडर में जो हमने यहाँ देखा था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, तो इसने अपने आप ही पकड़ लिया कि मेरे पास यहाँ बाय डिफॉल्ट जेसन वैल्यू आई है, तो उसने आपको ये प्रिटिफाई करके यहाँ दिखा दिया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे हेडर नहीं देता, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखा होता, वापस से टेक्स्ट HTML वगैरह लिखा होता, तो फिर ये यहाँ पर इसको टेक्स्ट पकड़ता और ये इसको पूरा एज इट इज एक स्ट्रिंग एज्यूम करता। यहाँ पे ऑल्सो नोटिस द नंबर ऑफ लाइंस इट हैज यूज्ड टू डिस्प्ले दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, सिंगल वन। बट जेसन में इट हैज यूज्ड मल्टीपल लाइंस टू रिप्रेजेंट दिस। तो अगर आपको सिंगल वैल्यू रिस्पॉन्स चाहिए तो फॉर यू इट टेक्स्ट इज सफिशिएंट, बट इफ यू वांट अ मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेटा अगर आपको चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा आ रहा है, तो जेसन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। एंड वंस यू डू हेडर जेसन, मतलब एप्लीकेशन जेसन बता देते हो कंटेंट टाइप अपना हेडर के अंदर, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन आज के डेट में काफी सारी आई मीन ऑलमोस्ट ऑल are smart enough to determine the response which is it is getting from the server header की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से, and that's why they are able to parse it better, and now parsing this is very easy। इसको पार्स कैसे करते हैं जब हम अपना API कॉल कर रहे होंगे उस वाले फेज में फ्लटर के साथ, तो उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है संदीप? हाँ एक चीज और, वो इनकोड आपने जो किया है जेसन इनकोड, तो वो बेसिकली क्या मतलब ये जो आउटपुट आएगा उसको इनकोड भी करेगा या फिर डायरेक्टली ऐसे ही भेज देगा? बेसिकली इनकोड तो हम वो करते हैं ना कि जो URL है कोई इनकोड करना हो गया तो वो तो फिर हमारा पूरा कंटेंट ही पूरा चेंज कर देता है, तो यहाँ पे इनकोड का क्या वो है मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे इनकोड क्या करता है, देखो अगर मैं एक काम करते हैं, पहले सिंपल अपना जेसन रिजल्ट प्रिंट कराते हैं बिना इसके। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और नीचे से बस ये जेसन इनकोड हटा देते हैं, तो देखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट जा रहा है वो क्या रिजल्ट जा रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लिक कर दें हमें। हाँ, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो इसने हमें क्या दिया, पहले तो यहाँ पे एक एरर दी, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। जो हमारे पास यहाँ पे जेसन रिजल्ट था वो एक काइंड ऑफ एरे है, तो उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, ये एरे को स्ट्रिंग में मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, तो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन की पहले तो इसमें यहाँ पे एक एरर दे दी। दूसरी बात, चलो मान लो वो किसी तरीके से उसे कन्वर्ट कर भी पाया, ठीक है, तो वो रिजल्ट जो है बड़ा अजीब सा वियर्ड लुकिंग रिजल्ट मिलेगा आपको कि एक एरे है उसके अंदर एक और एरे है, उसके अंदर एक और एरे है, बट जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो इस टाइप का कुछ चाहिए था। इसको एक बार सेव करते हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमें ऐसा चाहिए था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए था, तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए था,
और यहाँ पे मैंने कहीं पर भी ऐसा उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि एक ऑब्जेक्ट बना लो अपने आप। मैंने कहीं पर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, अब देखिए मैंने बस एरे एरे लिखा हुआ एरे इस टाइप से, एक एरे फिर दूसरा एरे। इस एरे को अपने आप इसने कन्वर्ट किया जेसन ऑब्जेक्ट में आप डिटरमाइन करेंगे बाय दिस जेसन इनकोड। ओके हाँ मैं समझ गया इस चीज को। एक्चुअली मतलब ये एरे को हमारा इनकोड कर दे रहा है जेसन के फॉर्मेट में, कन्वर्ट कर रहा है, करेक्ट कन्वर्जन। करेक्ट। ओके मैं एक्चुअली इसको ये समझ रहा था कि ये जेसन फॉर्मेट में भी दिखा रहा है एंड ये जो दे रहा है रिजल्ट वो इनकोडेड फॉर्मेट में दे रहा है, देन वहां से वो डिकोड हो रहा है अपने आप। ऐसा नहीं हो रहा है ना ये इनकोड और डिकोड यहाँ पे? नहीं, अब देखो एक काम करते हैं, फिर से वापस इधर चलते हैं और अब इसको बिना हेडर के जेसन इनकोड करते हैं और एकदम रॉ आउटपुट देखते हैं कि क्या दे रहा है ये। रॉ में मेरे पास सिंपली बस एक लाइन का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे विच इज दिस। तो जेसन इनकोड का बस इतना ही काम है कि जो मेरे पास एक्चुअल एरे था उसको जेसन के फॉर्मेट में, नाउ दिस इज अ जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक जेसन स्ट्रिंग है। व्हाट इज अ जेसन स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग व्हिच इज कन्वर्टेबल इन फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे इज नोन एज अ जेसन स्ट्रिंग। तो नाउ दिस इज अ वैलिड जेसन। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा कहीं पे और उसके बाद मैं किसी उस पे जाऊंगा जेसन फॉर्मेटर पे, लेट्स ट्राई टू यूज दिस। यहाँ पे वैलिडेट करके बताएगा कि क्या वैलिड जेसन है कि नहीं। तो दिस इज अ वैलिड जेसन, ठीक है। बट अगर लेट से मैं यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ और यहाँ से ये वाले कर्ली ब्रेसेस हटाता हूँ, नाउ आई ट्राई टू प्रोसेस दिस, नाउ इट सेज एन एरर, दिस इज नॉट अ वैलिड जेसन। एक एरे के अंदर यू हैव एडेड दिस व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। एक की वैल्यू पेयर एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स embedded inside a curly braces is a valid JSON object, ठीक है। तो बस जेसन इनकोड का इतना ही काम था कि जो वहां पे उसकी प्रॉपर जेसन की इनकोडिंग होनी चाहिए या जेसन का फॉर्मेट होना चाहिए, उसे उस फॉर्मेट में अगर बना सकता है तो वो बना देगा, ठीक है संदीप। ओके मतलब एक हो गया हमारा जेसन का, मतलब उसको फॉर्मेट में करना, सिंटैक्स बेसिकली जेसन का सिंटैक्स में कन्वर्ट कर देना किसी भी स्ट्रिंग या एरे को। एंड सेकंड थिंग कि जो हमने क्लाइंट को बोला कि हम जो अपना कंटेंट भेज रहे हैं वो हमारा जो कंटेंट है वो जेसन के फॉर्मेट में है, तो वो क्या करेगा उसको एक फॉर्मेट बना लेगा, जैसे ये थोड़ा स्पेशियस है पढ़ने में, रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब रीडेबल फॉर्म के अंदर ना। करेक्ट। क्योंकि आप कह रहे हो जेसन डॉक्यूमेंट, मतलब दोनों ही जेसन फॉर्मेट है, वो वाला भी और ये वाला भी। वो वाला कौन सा? जो ऊपर है हम इसी में जो आपने ऊपर पास किया है ना, ये वाला। ये भी तो जेसन फॉर्मेट है ना पूरा, एक ये लेकिन एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया पूरा एक साथ। एग्जैक्टली। अब क्या है कि दिस इज अ जेसन स्ट्रिंग, दिस इज अ वैलिड जेसन स्ट्रिंग, बट दिस इज नॉट अ जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे, ठीक है। ये जेसन स्ट्रिंग है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे सिंगल कोट्स लगे हैं इसके दोनों साइड पे, ठीक है। और जो हमने जैसे पहले करके देखा था $SQL इज इक्वल टू ऐसे था, तो ये इस टाइप का कुछ है। ये एक प्रॉपर एक varchar जो हम SQL में समझ रहे हैं, ये उस टाइप की कोई वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज अ वैलिड वैल्यू, बट उसको समझने के लिए वी हैव टू टेल आवर क्लाइंट, जैसे इन दिस केस बीइंग पोस्टमैन, कि वी आर सेंडिंग अ कंटेंट टाइप, इधर हेडर के अंदर वी आर सेंडिंग अ कंटेंट टाइप व्हिच इज ऑफ टाइप जेसन। जो तुम्हें स्ट्रिंग मिल रही है यू कैन पास दैट स्ट्रिंग इनटू अ वैलिड जेसन फॉर्मेट। तो मैं जो तुम्हें भेज रहा हूँ वो वैलिड जेसन है और तुम उसे पास कर सकते हो, सिंपल सा। तो इसके थ्रू, जैसे ये जेसन फॉर्मेटर की जो वेबसाइट है, इसके थ्रू इफ आई ट्राई टू प्रोसेस दिस आई एम गेटिंग अ वैलिड RFC। ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक ना छोटा सा यहाँ पे काम करके देखते हैं कि मैं यहाँ से कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ और पहले तो इसको प्रोसेस करके देखते हैं। तो इसमें मुझे एरर मिल गई कि बोल दिया कि भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने दे दिए हैं, बट ऑब्जेक्ट जो है इट सेज कि मल्टीपल जेसन रूट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास एक जगह नहीं आ रहे। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि वापस अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा बीच में रिस्पॉन्स लिखा हो, ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास एक जेसन एरे हो। तो नाउ लेट्स सी कि मेरे पास क्या आता है। तो इस टाइप का मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं रिस्पॉन्स के साथ इसमें कुछ एरर वगैरह भी डाल सकता हूँ कॉमा करके। यहाँ जैसे मैंने लिख दिया कि एरर
ये एरर्स मैंने कुछ लिख दिया और इसको बोल दिया कि नो एरर, इसको प्रोसेस करेंगे। तो इस टाइप का रिस्पॉन्स जो है बड़ा इजीली समझ में आ रहा है कि भाई रिस्पॉन्स तो मुझे मिल गया और साथ में कोई एरर नहीं है। बट लेट से कि डेटाबेस से मैं कुछ काम कर रहा था और काम करते करते मुझे कुछ एरर मिल गया, तो रिस्पॉन्स में व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड एम्प्टी एरे और यहाँ पे दे दूंगा कि डेटाबेस एरर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऐसे करके और उसको फिर प्रोसेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास, मुझे पता चल गया मेरा रिस्पॉन्स एम्प्टी है। रिस्पॉन्स क्यों एम्प्टी है? क्योंकि मेरे पास एक एरर का फील्ड था विच वाज एरर्स करके मैंने उसमें बता दिया कि आई एनकाउंटर्ड अ डेटाबेस एरर। इस टाइप का बहुत मतलब सिंपली ऐसा बोलो कि सिंप्लीफाई हो गया जेसन रिस्पॉन्स को समझना। ठीक है, अगर मैं पहले बोल देता कि बिना इन सब चीजों के, यहाँ पे बिना कर्ली ब्रेसेस और बिना जेसन के इन सब चीजों के, if I try to parse this response, if I try to understand this response, it isn't that readable. But using JSON, my data is much more readable and I am able to easily parse it also. मेरा जो client है अपना समझ गया, जो मेरा postman है अपना समझ गया, JSON मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है, JSON रिजल्ट आया है मेरे पास, उस रिजल्ट को I can parse it. ये काम था। तो लेट से वापस अपना इस पे चलते हैं एंड लेट से कि हमें इस टाइप का, अभी यहाँ से ये वाला केस हटा देते हैं कि हमें एरर नहीं देना। यू कैन ट्राई दिस एट योर ऑन योर ओन कि ये इस टाइप का हम ऑब्जेक्ट कैसे देंगे। ये वाला, अगर हमें इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए PHP से, ठीक है, कि हमें अब जेसन एरे के, एरे शुड बी इंक्लूडेड इनसाइड अ की नेम कॉल्ड रिस्पॉन्स, दिस एरे should be there inside a key response or that key I have to return as a JSON object. इसको कैसे अचीव करेंगे हम? इसको अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे simply what I have to do is I have to again create an array over here and उसके अंदर I have to add a response ऐसे मारकर एंड लास्ट में इसको बंद कर देंगे। इसको सेव करते हैं, इसने क्लिक कर दिया फिर से। बेसिकली आप पहले एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे और अभी हम क्या कर रहे हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे डिफाइन कर रहे हैं और फर्दर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है ना। करेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, एक एरे दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक एरे। अभी मेरे पास क्या आ रहा है? सिर्फ एक एरे है ना। यहाँ देखो अभी मेरे पास सिर्फ एक एरे आ रहा है, स्टार्ट वो एरे से हो रहा है, एंड भी वो एरे से हो रहा है। तो व्हाट आई वांट इज, मैं यहाँ पर एक सेकेंड या सो व्हाट आई वांट इज आई वांट एन ऑब्जेक्ट नाउ। पहले मेरे पास सिर्फ ये एरे आ रहा था, व्हाट आई वांट इज नाउ कि मेरे पास वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाए ऐसे करके। अब इसको मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम असाइनिंग इट एन एरे अगेन, और उस एरे के अंदर आई एम हैविंग अ रिस्पॉन्स ओवर हियर और उस रिस्पॉन्स को यहाँ डाल दिया एंड तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में आ गया। बट अभी हेडर में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, हेडर को वापस से अनकमेंट कर देते हैं एंड इसको अब रन करते हैं। अब प्रिटी करके देखते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज वैलिड ऑब्जेक्ट जो मैं चाह रहा था रिस्पॉन्स के साथ। अब मैं इसमें एरर्स भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स में कि कॉमा करके यहाँ लिख देता हूँ अपनी एरर्स और यहाँ पे नो एरर्स, सॉरी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार, एग्जीक्यूट करेंगे तो रिस्पॉन्स के साथ उसने एरर्स भी दे दिए मुझे कि यहाँ पे नो एरर्स। बट लेट से इस केस में मुझे यहाँ पर कुछ देना था कि एको नो रिजल्ट्स में, तो अब मैं यहीं पे जेसन कोड इसको कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास वहाँ पे एरर आ गई थी तो रिस्पॉन्स के आगे मैं एक एम्प्टी एरे बोल सकता हूँ, ठीक है, और एरर्स में एल से कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। सेव नहीं किया क्या मैंने? अच्छा सॉरी, उसमें अभी रिजल्ट तो जा ही रहा है। यहाँ पे की जो हमारे पास जा रही है कुशवान गुप्ता 1 कुछ लिख देते हैं जो हमें रिस्पॉन्स ना मिले। and what we are trying to do, it says cannot modify header information. अच्छा, header already present.
यानी while loop के बाद let's try to add this after the while loop, और अगर हमें कुछ एको करना था तो हम इधर ही एको कर देते हैं, कनेक्शन बाद में क्लोज नहीं करेंगे, we can close this, we can delete this। अब मैंने क्या किया, मेरे पास जब रिस्पॉन्स आया उसके बाद ही मैंने अपना एको कर दिया रिस्पॉन्स, अदरवाइज रिस्पॉन्स अगर मुझे नहीं मिल रहा था तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट हो रहा है। इसको हम बाहर भी ले जा सकते हैं क्योंकि दिस इज कॉमन इन बोथ, और हमें पता ही है हम जो भी रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वो JSON फॉर्मेट के भेज रहे हैं। ठीक है ना, प्रिटी करके देखते हैं तो रिस्पॉन्स एम्प्टी एंड एरर क्या था, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है संदीप? हाँ ओके थैंक यू। और किसी का डाउट है ऐसे ही कुछ? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे जिन लोगों को लग रहा है, ताकि इस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और इसके साथ थोड़ा सा खेल के देखो ताकि चीजें अपने आप समझ में आए। लाइक आई कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग बट आई कैन गिव यू जस्ट ऑफ इट, तो लाइक दिस इज द जस्ट ऑफ इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑन योर ओन। नहीं आता मुझसे पूछो, अभी क्लास में पूछो, क्लास के बाद पूछो, और एक बार खुद पढ़ो और फिर उसके बाद दोबारा पूछो अगर तभी समझ नहीं आता तो, है ना? सिंपल ही है, दोबारा इसको रीआइटरेट करते हैं क्या किया है। इस फाइल के अंदर हमने अपना सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम डिफाइन किया था। नेम हमने पोस्टमैन से पोस्ट पैरामीटर से निकाल लिया था जो हम भेज रहे थे पोस्टमैन से। कनेक्शन क्रिएट किया, चेक किया कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं। एसक्यूएल की क्वेरी हमने पैरामीटराइज कर दी, वहां से हटाकर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फिर हमने स्टेटमेंट लिखी एंड उसको प्रिपेयर किया इस कनेक्शन के अंदर इस वाली क्वेरी के साथ, और हमने स्टेटमेंट पे पैरामीटर्स बाइंड कर दिए जो भी हमारे पास आ रहे थे विद दी फॉर्मेट ऑफ जिस टाइप के वो थे। और फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये वैल्यू चेंज हो गई अंदर, इसके अंदर मेरे पास रिजल्ट सेट आ गया। जब मेरे पास रिजल्ट सेट आ गया तो रिजल्ट सेट को मैंने रिजल्ट के अंदर गेट कर लिया यूजिंग दिस stmt एरो गेट रिजल्ट। और फिर उसके बाद मैंने एक एम्प्टी जेसन एरे बनाया, और इस एम्प्टी जेसन एरे को अगर मैं सिंपली एको कर देता तो एक सिंपल एरे आ जाता मेरे पास और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद मैंने अपना हेडर डिफाइन कर दिया विच इज ऑफ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन। तो ये मुझे एक हेडर डिफाइन कर दिया सो दैट माय क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड दैट द रिस्पांस व्हिच आई एम गिविंग is in the format of JSON. Then what I've done is I have tried to fetch all the rows from this result set, and I'm checking that if the number of rows in the result set are greater than 0. If they are greater than 0, then fetch each row as a associative array. Associative array का essentially बस एक ही मतलब है कि उस array के अंदर इस टाइप का कुछ मेरे पास वैल्यू होगी which is present in the format of की वैल्यू पेयर्स की। जैसे इस केस में यहाँ पे एरर्स हैं, यहाँ पे नो एरर्स फाउंड है, ऐसी मेरे पास कुछ एरर होगी, एरर कह रहा हूँ, कुछ एरे होगा। तो उस एरे को मैंने रो में डाल दिया और उस रो को मैंने आइटरेट किया, एंड आइटरेट करने के बाद लाइक इस तरीके से मैंने उसे सब्सक्रिप्ट करके उसमें से वैल्यूज निकाली उन कॉलम्स की, और फिर उसके बाद उसको एक येट अनदर एसोसिएटिव एरे में डाल दिया। एसोसिएटिव एरे बना मेरा इस एरो की वजह से की एरो वैल्यू कॉमा की एरो वैल्यू उसके बाद, ठीक है। एंड उसको मैंने पुश कर दिया अपने एम्प्टी जेसन एरे के अंदर, और पुश करते ही मैंने क्योंकि रिजल्ट दे देना था यूजर को, तो फिर मैंने क्या बोला कि जेसन इनकोड कर दो जो भी मेरे पास वो आया, और उसको मैंने इस तरीके से इनकोड कर दिया। नाउ व्हाट आई वांटेड कि ये जो जेसन एरे है इसको मैं डाल दूं रिस्पॉन्स के अंदर और यूजर को बोल दूं कि देयर आर नो रिस्पॉन्स, सॉरी देयर इज नो एरर। तो मैंने एक एरे करके एक की बना दिया, येट अनदर एसोसिएटिव एरे where first key being the response, second key being error, और response के अंदर I added my JSON result which was an array which I defined over here, and error के अंदर no errors found। और उसके बाद similarly यहाँ पे because I wanted my user to know that there is an empty array and errors no records found। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको JSON result ही बोल सकता था सिंपली इस केस में भी।
क्योंकि वो एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर कुछ वैल्यू जाएगी नहीं। ठीक है, ऑल आई वांटेड वाज कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड, और फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। किसी को डाउट है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बस पहले वो जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ये था, हमें PHP से जो भी वैल्यू लेके आनी है वो JSON फॉर्मेट में लेके आनी है, सो दैट इट इज मोर रीडेबल एंड इजियर टू पार्स। आपका हाँ, एक सिंटेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये हाइफन एंगुलर ब्रैकेट एंड डबल इक्वल्स टू एंगुलर ब्रैकेट, ये दोनों मतलब PHP के सिंटेक्स हैं, तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कौन सा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला? यस, हाँ। ओके, सो इसमें देखो डिफरेंस ऐसे समझो कि दिस इज बेसिकली टेलिंग अ एसोसिएटिविटी बिटवीन टू थिंग्स। पहली चीज यहाँ पर है और दूसरी चीज यहाँ पर है। ठीक है, एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये वाला फंक्शन है। तो उस ऑब्जेक्ट का अगर ये फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ से लाइक STMT इज एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक फंक्शन है। तो दिस इज नॉट टेलिंग एन एसोसिएटिविटी, इट इज जस्ट टेलिंग मी कि इस स्टेटमेंट के अंदर एक फंक्शन मिलेगा, उसको एग्जीक्यूट कर दो। लाइक अगर इसको डबल इससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो दिस विल थ्रो मी एन एरर, इट विल से सिंटेक्स एरर कि यहाँ पे डबल एरो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल एरो ही आएगी, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन एसोसिएटिविटी बिटवीन STMT एंड गेट रिजल्ट्स। समझ रहे हो? मतलब दिस इज नॉट अ की, STMT इज नॉट अ की एंड गेट रिजल्ट्स इट्स नॉट अ वैल्यू। कोई उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि की और वैल्यू नहीं है दोनों, तो इसलिए वहां पे ये सिंटैक्स ही है बस इसका, और कुछ इसमें मतलब ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। ये सिंटैक्स ही है कि अगर जब भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या है मैं भी बताऊंगा, कल से ही उस चीज को स्टार्ट कर देंगे हम लोग कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या है, संडे से ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कि अगर मेरे पास कोई क्लास है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है STMT टाइप का, तो उसके अंदर मेरे पास कुछ फंक्शन है गेट रिजल्ट करके, उसको एग्जीक्यूट कर दो, तो उसके लिए सिंटैक्स है सिंगल एरो, मतलब ये सिंगल एरो ही बोलते हैं उसे, T सिंगल एरो करके बोलते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ एसोसिएटिविटी बतानी है तो I'll do something like यहाँ पे डबल एरो। एक बार इसको रन करके देखते हैं, नॉट श्योर कि मतलब कभी कोशिश भी नहीं करी मैंने ऐसे करने की, कि क्या करेगा ये, इसको ट्राई करते हैं। ये हमने नो एरर्स वाले केस में किए, तो यहाँ पे वैलिड वैल्यू डालते हैं एंड लेट्स सी कि अगर हमें ये भी सही वैल्यू देता है तो नहीं देता है, तो एक मना कर दिया, इसने कुछ एरर दे दी अजीब सी। इट सेज कि ट्राइंग टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, इस टाइप से कुछ इसने एरर दे दी यहाँ पे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग से नल वैल्यू डाल दी, तो वो कुछ अजीब से ही हो गया होगा, एंड मे बी इट वेंट टू एन अनडिफाइंड बिहेवियर और समथिंग, नॉट श्योर। ठीक है, तो आइडिया वाज वही कि, अरे यार, आइडिया वाज वही कि जो उसका सिंटैक्स है एसोसिएटिविटी की वैल्यू पेयर्स के बीच में बतानी है, यू यूज अ डबल एरो। और अगर एक ऑब्जेक्ट और उसके मेथड के बीच में आपको कुछ मतलब एग्जीक्यूट करना है, मतलब किसी किसी मेथड का, इसमें पूरे कंप्लीटली लॉग आउट कर दिया। ओके, एक सेकेंड में लॉग इन करता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ कंक्लूड किया है इससे, तो आप मुझे बताना कि ये क्या मैंने सही समझा है या नहीं। बेसिकली जो डबल एरो वाला है वो एक तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। हम किसी की एक की को एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। इज इट ओके ना? असाइनमेंट और ऑपरेटर जस्ट लाइक कि मैंने की को वैल्यू की तरह, और सिंगल वाले को इस तरीके से हम समझते हैं कि डॉलर स्टेटमेंट में बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, उसका एक आउटपुट आएगा। अब हमने क्या करा, गेट रिजल्ट यानी कि फंक्शन कॉल किया जो बेसिकली उस रिजल्ट को अपने पास स्टोर कर लेगा। मतलब वो कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है उसको, वो क्या कर रहा है, जो डॉलर स्टेटमेंट वेरिएबल है उसका कभी जब भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो तो एग्जीक्यूट उस कंसोल पे हो रहा है बेसिकली। तो आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा? आउटपुट तो कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं हम। तो वो क्या कर रहे हैं, गेट रिजल्ट फंक्शन के थ्रू उसको हम मतलब कॉल करा रहे हैं एंड देन उसको डॉलर रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, इसको वापस से खोलते हैं अपना फाइल मैनेजर को।
और फिर जब सामने विजिबल होगा देखते हैं। मतलब बेसिकली इसके पीछे ज्यादा कुछ है नहीं, इसको ऐसे सिंपली समझो कि सिंगल एरो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है which is of type like MySQL statement, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है and we are trying to reference that मेथड या फंक्शन, जो भी बोला हमने, फंक्शन और मेथड के बीच में भी डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा कल। एंड एक सेकंड, यस, तो बेसिकली यहाँ जैसे ये कौन कनेक्शन एरर लिखा है या फिर दूसरा कौन सा था, ये स्टेटमेंट गेट रिजल्ट लिखा है, तो stmt इज एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे पास गेट रिजल्ट करके फंक्शन है। तो अगर मुझे गेट रिजल्ट करके फंक्शन निकालना है बाय रेफरेंसिंग दिस stmt, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ सिंगल एरो, सिंपल सा इतना है, ठीक है। और दूसरा, इफ आई वांट टू एसोसिएट अ की वैल्यू पेयर इनसाइड एन एरे, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ डबल एरो। अब थोड़ा क्लियर हुआ नहीं? या हाँ ओके। ठीक है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं हम लोग, जो सिंगल एरो है, और जो डबल एरो वाला है उसको आई थिंक डबल एरो करके बोलते हैं। बट दिस डिफरेंस इज वेरी सिंपल। इस ऑब्जेक्ट का ये वाला फंक्शन चलाओ, इस की को इस वैल्यू के साथ एसोसिएट कर दो, खत्म। ओके, एक चीज और कि ये जो हेडर में हमने जेसन फॉर्मेट दिया है, अगर मैंने इसको जेसन की जगह पे एचटीएमएल लिख दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन और जेसन को हटा के एचटीएमएल या एक्सएमएल कर दिया, देन क्या करेगा ये? बाकी सब हमने ऐसे ही रहने दिया कोड में, देखो, कुछ चेंज एक नहीं तो करा। सबसे एक तो पहली चीज ये है कि जो कंटेंट टाइप है मेरा, दिस कंटेंट टाइप हैव लिमिटेड डेफिनेशंस। तो कंटेंट टाइप की वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो कंटेंट टाइप की अगर मैं लिस्ट अगर ढूंढूं तो माइन टाइप्स बोलते हैं इसे। एंड यस, तो ये सारे कंटेंट टाइप ही मैं लिख सकता हूँ। पहला तो ये है कि जो जो मैं यहाँ पे मतलब इस लिस्ट में यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं। तो अदर देन दीस, बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है। अदर देन दीस, लाइक अपना एप्लीकेशन जेसन इसका एक बस पार्ट होगा, एप्लीकेशन हाइफन जेसन अपना बस एक ये पार्ट है। इसके अलावा आई कैन राइट दीस, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लेट्स से यहाँ पे अगर आप HTML लिखना चाह रहे हो तो वो वैलिड टाइप ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसे वहाँ पे HTML भी लिख दोगे तो वो क्या करेगा, उसको पार्स नहीं कर पाएगा। लेट्स से इसको एक बार ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन हाइफन HTML को, इसको पार्स नहीं कर पाएगा। एक्सएमएल कर लेगा? एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं अपनी लिस्ट में अगर है, एग्जाम्पल होता है वैसे। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल है, और बट वही है, फिर उसका मिसमैच मिलेगा। तो एक काम करते हैं, आपको अगर वो टेस्ट ही करना है तो यू कैन डू दिस, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो एंड लेट्स ट्राई टू सेव दिस एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। आपने वो शायद पुरानी वाली एरर ठीक नहीं करी अभी, एंड ये थी एरर, ठीक है। उसने कुछ पकड़े नहीं उसे, और वो बाय डिफॉल्ट जो उसमें वैल्यू पे आ रही थी मेरे पास, यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन XML है, बट उसे वो पार्स नहीं कर पाया, तो इसलिए उसने उसे एज इट इज ही छोड़ दिया। ओके, बेसिकली मतलब ये इसलिए जान रहा था कि मान लो अगर कोई कोड कर रहा है और वो भूल गया, कुछ गलत टाइप कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये जानना था बेसिकली। कुछ नहीं, मतलब वो अगर फॉल वो बैक हो, नहीं कर पाएगा कन्वर्ट। यस। हाँ वही वही सेम चीज है, उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो उसे वो पार्स नहीं कर पाएगा। अब जब ओके हम हाँ। एक हमने फेस अपनी उसमें एक सेकंड में वापस अपनी साइट खोलता हूँ, इसके अंदर कनेक्टिंग द फ्रंट एंड टू बैक एंड, जब हम ये वाला इस वाले टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक 13 पे, तो यहाँ क्या होगा, हम लोग एक कोड वहां पे लिख के रखेंगे फ्रंट एंड पे, जो XML को पार्स करता होगा, जो पूरी प्रॉपर XML है उसको समझता होगा। तो अगर उस XML कह रहा हूँ, जेसन है, उसको समझता होगा, बट वहां पे अगर आप जेसन वैल्यू ही नहीं दोगे तो वो आपका कोड में ही फट जाएगा, वो कोड आगे चल ही नहीं पाएगा, और एरर में वही आपके यूजर को एरर दिखाने लगेगा, इस टाइप से, है ना। तो वो जो एरर होगी वो आपको ऐसे विजिबल हो जाएगी फिर, कि मैं यहाँ पर
जेसन मैं भेजना चाहता था, बट मैंने गलती से यहाँ पे मैंने अगर एग्जाम में लिख दिया, तो ये यूजर को फ्रंट एंड अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखेगा। तो इसलिए वो पहले हमें टेस्ट करना जरूरी हो जाता है कि एक्सएमएल की वजह यहाँ पे जेसन नहीं लिखा हो, एंड जो यूजर को मिल रहा है वो वैलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है थोड़ा confuse हो रहा है। आई थिंक प्रीतम, आप बताओगे थोड़ा सा आपको कितना आज की क्लास में समझ में आया? ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा तो नहीं है, मतलब ज्यादा समझ में नहीं आया? सिंट ये बेसिकली मैं जैसे एरे और जैसे ऑब्जेक्ट तक समझा। जैसे एरे हम्म, का भी डेटा टाइप होता है, और जैसन विच इज सिमिलर टू सबका डेटा टाइप, जो सब लैंग्वेज का शायद डेटा टाइप होगा। करेक्ट। जैसे इंटीजर है, वेरिएबल है, एंड डेट वाला भी, डेट टाइम स्टैम्प वाला। तो सिमिलरली करेक्ट। जैसन एरे का भी डेटा टाइप है, एंड उसमें डेटा टाइप वैल्यू की पेयर पे होता है, तो जिसको हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है, वहां तक तो करेक्ट। सही समझो आप। हाँ, उसके और बाद जेसन, हाँ जेसन, हम्म, why we are using JSON is like it's more structured than other जो भी हमको कोडिंग करते हैं उसमें इतना स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे एसक्यूएल में कर रहे हैं या किसी और में कर रहे हैं। तो जेसन में जब हम लोग कर रहे हैं, तो वो उसका जो आउटपुट होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो मोर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स होता है। करेक्ट। ओके। ठीक है। हाँ, यही उसके था बाद कि आई वाज एबल टू ऐसा। फिर वो सिंटेक्स जहाँ पे आ रहे हैं तो आई एम लॉस्ट कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ये नहीं पता रहेगा कि उसके लिए क्या सिंटेक्स, कैसे क्या करना है, वो नहीं समझ में आता है। कूल। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट आई डू इज सिंटैक्स देखो, एक बार खुद से कोड करके देखोगे तो आई थिंक बेटर समझ में आएगा। आई प्रोवाइड दिस, जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे जेसन वाला, आई प्रोवाइड दिस कोड, और एक असाइनमेंट दूंगा क्लास के बाद, ग्रुप पे टेक्स्ट कर दूंगा। आई वांट कि आप लोग वो जो असाइनमेंट होगा उसको कल की क्लास से पहले सब लोग कंप्लीट करके आए। ठीक है? अगर बीच में कोई दिक्कत आती है सिंटैक्स समझने में या उसको लिखने में, प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, डू कॉल मी, डू टेक्स्ट मी, डू कॉन्टेक्ट मी, उसको डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है? सिंटैक्स इसका सिंपल है, मैं दोबारा एक बार सिंटैक्स गो थ्रू कर देता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हो प्रीतम? हाँ, आई थिंक सब चीजों में से कोर चीजें, मतलब जो हम ये तो कर रहे हैं, सिंटेक्स हर लैंग्वेज के अलग अलग होंगे, गॉट इट, उन सब का अलग अलग रहेगा, बट एसेंस क्या है कि कुछ भी हो, समथिंग रिमेन वेरी कॉन्क्रीट। मतलब ये तीन चीजें तो होंगी, या तीन नहीं, एक्स वाई जी तो हर चीजों में होगा, कुछ एक बेस होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट। तो वो करेक्ट। एसेंस की एसेंस क्या है, वो एक बार अपना उसका शायद एक क्लास ले लो, या फिर आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो क्लास, एरे, डेटा डेटा टाइप, आई नो कि अभी ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, जिससे बियॉन्ड नहीं हो सकता, डेटा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इससे बियॉन्ड। करेक्ट। वैसे कल की क्लास जो है वो एक्चुअल में उसी पे ही पूरी बेस्ड है। एंड इफ आई ओपन द मास्टर क्लास, इसमें that's why I have like intentionally written writing a basic program after creating a simple server. So first मैं उल्टा चलना चाहता था, like if I would have done this कि I would have said कि writing a basic program पहले, उसके बाद creating a simple server, then everything would have been spoon fed, है ना? जो हम्म हम आप जो चीजें सारी कह रहे हो कि डेटा टाइप्स क्या हैं और एरे क्या होता है, ये सब अब ये कल की हम्म क्लास में आएंगे, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी लिसन टू देम, इसके बाद हम्म things won't be forward and the story would be backwards and it would be complete, right? It's like आपने क्लाइमेक्स पहले देख लिया स्टोरी का, अब वो क्लाइमेक्स के हम्म पीछे क्या स्टोरी, नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जानबूझ के इसलिए मैं हम्म सिक्स्थ वाला नहीं रखा था, फिफ्थ के थोड़ा लॉजिकली इसको सोच के ओके रखा था। ओके। ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं स्टार्टिंग से एक चीज कहते आ रहा हूँ, सिंटैक्स पे घबराना मत, सिंटैक्स बाद में देखेंगे पक्का से। हाँ, एंड सिंटैक्स सिंटेक्स नहीं। सिंटेक्स से तो मैं, जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है बेसिकली, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिंटेक्स मुझे नहीं समझ रहा है, लॉजिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो अगर
मैं वो रीइटरेट भी कर रहा हूँ कि आर वी इन ऑन द सेम पेज, कि अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू, मतलब एलओएस आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी वही है, तो देन वी आर ऑन द सेम पेज। करेक्ट करेक्ट। अब देखो यहाँ या पे 7th पॉइंट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बाद में है, पहले सर्वर बना के देख लिया हम लोगों ने। आइडियली जो अप्रोच लाइक कन्वेंशनली फॉलो होती है वो यही होती है कि पहले प्रोग्रामिंग पढ़ो, सी प्लस प्लस सीखो, उसके बाद लैंग्वेजेस सीखो, उसके बाद ये सब चीजें बनाओ। स्टोरी बीच में बोरिंग लगने लगती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये फैक्ट है। लाइक दिस इज अ वेरी, मैं क्या बोलूं, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही आया ये चीज कि लोग स्टोरी में सुनते सुनते छोड़ देते हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। अब आपको क्या है, लेट्स reiterate the concepts that we have learned until now, and after that we will try to implement this in the next class, इन सब चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्टिंग से चलें, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज अ सीपीयू, कि अपना सीपीयू क्या था, और उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे कि हमारे पास एक एरे का कॉन्सेप्ट देखा था, उसको उसके बाद उसमें हमने फॉर लूप वगैरह कुछ लगाया था। ठीक है, सॉर्टेड एरे के बारे में हमने बात करी थी, सॉर्टिंग, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी, उनको प्रोसेस करने के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था पाइपलाइन के बारे में, जो सीपीयू के अंदर होता है ना, एंड हाउ इंस्ट्रक्शंस आर फेड इनटू द पाइपलाइन। ये इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ट्रेंड्स के बारे में जाना था कि मार्केट में क्या क्या है ना, and जैसे हमने बोला था कि व्हाट लैंग्वेज टू चूज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसी क्लास में शायद आई थिंक गेट पोस्ट के बारे में जाना था कि गेट पोस्ट क्या होती है। फिर व्हाट वी डिड वाज वी रोट अ सिंपल सर्वर, अपना छोटा सा सर्वर बना के देखा, which sends a or which takes a post parameter as input। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्वर बनाने के बाद व्हाट वी डिड वाज वी रेड अबाउट MySQL, और MySQL की हमने कुछ क्वेरीज देखी थी, और फिर उस MySQL को हमने अपने डेटाबेस के PHP के साथ कनेक्ट करके देखा था। MySQL के डेटाबेस को PHP के साथ कनेक्ट करके देखा था, एंड देन वी डिड अ SQL इंजेक्शन अटैक। फिर उसके बाद वी इम्प्रूव्ड ओवर दिस, इम्प्रोवाइज किया था हमने उसके ऊपर, and after improvisation what we did was today we saw कि how can we improve the output that we are getting from the server। ठीक है, हमने ये सारी चीजें अभी तक करके देखी हैं अपनी मोटी मोटी, लाइक इन एसेंस। ठीक है, अब व्हाट यू डू इज, इन सबको अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑल दीज थिंग्स आर बैकवर्ड कंपैटिबल। मतलब अगर इफ यू सी कि हमने इम्प्रोवाइज किया, we build it upon something else and then we wrote a MySQL thing, और ये सब चीजें हम उल्टा चल रहे हैं। आइडियली क्या होता है, लोग पहले C++ सीखते हैं, नीचे जो अब हम देखने वाले हैं। तो कन्वेंशनल इज दिस, people study C++, after studying C++ they'll study C++ के अलावा एक और लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसका नाम होगा PHP। फिर PHP के बाद वो लोग पढ़ेंगे MySQL, और फिर उसके बाद उनके बीच में कनेक्शन बना के देखेंगे, और फिर उसके बाद SQL इंजेक्शन वगैरह इन सब चीजों की देखेंगे यहाँ पे, एंड देन दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज, और फिर अपना ये सर्वर से आउटपुट कैसे लेके आना है वो सब देखेंगे। तो दिस वाज द कन्वेंशनल अप्रोच जो लोग फॉलो करते हैं मोस्टली। लाइक व्हाट आई हैव सीन इज, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे तो लोग यही मतलब अप्रोच फॉलो करते हैं। बट व्हाट आई वांटेड वाज स्टोरी क्लियर हो जाए, कि मतलब एक्चुअली क्लाइमेक्स क्लियर हो जाए, और उसके बाद अपनी स्टोरी पे चलते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव अगेन इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सर्वर्स इन डेप्थ एट द लेटेस्ट स्टेजेस। तो एक बार प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वर, फिर उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग, C++ वगैरह सब चीजें क्या है। फिर अपनी फ्लटर में एप्लीकेशन बनाएंगे खुद की, रिएक्ट नेटिव में देख लेंगे एग्जांपल फ्लटर जैसे ही, एंड देन वी विल गो इन डेप्थ। तो डोंट वरी अपॉन द सिंटैक्स कि उसमें क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर इस टाइम पे इफ यू गेट कंफर्टेबल विद द सिंटैक्स, इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड, है ना। बट इफ यू डोंट, ट्रस्ट मी, देयर इज नो इशू एट ऑल। कल से हम अगले 4-5 क्लासेस पूरा प्रोग्रामिंग पे डालेंगे, और ये PHP वगैरह इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जब आप वापस से PHP पे आओगे, दिस थिंग्स विल बी ऑब्वियस। Okay, and then it seems yeah, I think a good approach.
क्योंकि हमको अभी इतना तो पता चला कि there's जो भी काम करना है उसके पीछे एक डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस कहाँ, कैसे उस डेटाबेस पे काम किया जा सकता है, कौन सी चीज या कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी लैंग्वेज वो डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करती है, एंड वो डेटाबेस को फिर हम लिंक कैसे करेंगे, हाँ ऊपर कैसे हो रहा है, मतलब एक्चुअल में कैसे होगा वो मुझे पता नहीं है, बट आई गेट दी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि डेटाबेस है तो फर्स्ट यू नीड टू लिंक, अगर मुझे कहीं और देखना है तो देयर शुड बी अ कनेक्शन, और जो लैंग्वेज में यूज करेक्ट, कर रहा हूँ उसको कैसे कनेक्ट करूंगा उसके साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ट्रस्ट मी, लाइक और हमारे डेटा साथ भी इस टाइम। कहीं एक सर्वर पे एक लोकल या बताओ। सॉरी सॉरी गो अहेड या नहीं नहीं, बताओ बताओ, मैं आगे बोलता हूँ फिर। हाँ, फिर वो सर्वर के बारे में पता है कि डेटा अगर मेरे सिस्टम पे रहेगा यानी मेरे एंड पे रहेगा, सो विच वोंट बी, अगर मैं उसको चाहता हूँ कि वो एक्सेसिबल हो, जो भी ये सर्टेन चीज पे जाए उसको एक्सेस हो, तो आई नीड टू पुट दिस इन अ कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म विच इज लाइक अ सर्वर विच डू दिस करेक्ट, थिंग्स। एब्सोल्युटली तो या करेक्ट, एकदम सही अप्रोच है। एंड अभी तक की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, कि आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है। एंड ट्रस्ट मी, लाइक इन कॉलेजेस, अभी हमारे बीच में काफी सारे बच्चे जो कॉलेज से हैं, दे आर जस्ट स्टडिंग लैंग्वेजेस विदाउट देयर एप्लीकेशन। मोस्टली मैं आई कैन ओके। गारंटी आई कैन गारंटी यहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, I can guarantee like most of them won't be getting the application phase. Simple, like I'll tell you my experience. जब मैं कॉलेज में था तो C++ जब मैं पढ़ रहा था, I was really frustrated कि इसका क्या एप्लीकेशन है, कि मैं क्या करूंगा ये C++ जान के। तो एज अ नूब और समथिंग, एकदम बोल सकते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग में फेज में होते हैं, जब हमें नहीं पता होती है या सारी चीजें। तो आई आस्क्ड माय टीचर कि सर इसका क्या करूं, मतलब मुझे फॉर लूप चलाना सिखा दिया आपने, ये सब सिखा दिया, बट व्हाट अबाउट इट, क्या है इसके आगे क्या है। तो ही सेड कि कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो एंड दूसरी लैंग्वेज सीखो, ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। तो आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैंने इंटरनेट खोला और अपने किसी रिलेटिव से बात करी। ही सेड कि यू कैन क्रिएट अ VLC प्लेयर इन दिस, और you can create many applications like media players, और ड्राइवर्स बना सकते हो आप इसमें अपने डेस्कटॉप के, जो आपके माउस से कनेक्ट होते हैं, इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तब मुझे समझ में आया कि लाइक देयर इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ओवर दिस, और फिर उस एप्लीकेशन के बारे में मैंने जाना, एंड आई क्रिएटेड एन एप्लीकेशन ऑफ C++ अपने आप से। और दैट वाज द एक्चुअल एक्सपीरियंस। अगर मुझे वो पहले से पता होता कि C++ का काम क्या है, और फिर उसके बाद मैं C++ को समझता, तो आई थिंक मेरा जजमेंट वहां पे ये होता है कि मतलब C++ पढ़नी भी है कि नहीं। राइट, बट वो जबरदस्ती टीचर ने मुझे पढ़ा दी, और मुझे वो पढ़नी पड़ी, और उसके बाद वो कोर्स में भी आ गया, तो आई कुडंट डू मच। बट एप्लीकेशन अगर मुझे पहले पता होता कि क्या है इसका, और उसके बाद मैं उसे पढ़ता, तो मेरा जजमेंट यही रहता कि टू स्टडी दिस और नॉट, एंड इफ आई एम स्टडीइंग दिस देन टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू स्टडी, उसका क्या एप्लीकेशन मुझे करना है। तो यहाँ पे हमने पहले जान लिया कि भाई आउटपुट क्या हमें देना है, उसके बाद उसके पीछे देखते हैं कि क्या है। cool, but I think approach ये it's my personal opinion, ये approach relevant कब है, जब कि हम लोग एक mature या mature, I don't have the right appropriate word, कि ये approach कैसे है कि एक लेवल पे है, जो ऑलरेडी है ये लेवल पे, कुछ एक सर्टेन लेवल पे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर है, वहां पर अपन बैकवर्ड वाला अप्रोच करते हैं। तो क्योंकि उनको पूरा एसेंस नहीं पता है, लेकिन एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हैं वो लोग, तो Correct. वो समझ सकते हैं। एंड कॉलेज का अप्रोच होता है कि व्हेन यू आर वेरी न्यू टू समथिंग, आपको डायरेक्ट वो, अगर मेरे को कॉलेज में ये सर्वर और वो मतलब ये सब बताया रहता है, कॉलेज यानी फर्स्ट सी या 11th-12th में या फर्स्ट ईयर में शायद स्टार्ट होता होगा, आई नो, मेरे को पता नहीं, अब कॉमर्स बैकग्राउंड है अपना, कहाँ से स्टार्ट होता है, या सर्वर वर्वर का कब वो लोग करते रहेंगे, सर्वर फिर ये आगे का डेटाबेस, डेटा टाइप, ये कब यूज पढ़ाते होंगे, एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो अगर वो पहले बढ़ाएंगे तो आई थिंक वहां पर वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए वो बेस से जा रहे हैं कि पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद इसका यूजेस एप्लीकेशन बाद में पता चलेगा।
ऐसा भी ये भी हो सकता है कॉल मोस्ट ऑफ द सिलेबस और कॉलेज ये लोग का करने का, ठीक है। लेकिन अपन ये मतलब प्लेटफॉर्म पे इस तरह के रिवर्स जा सकते हैं। करेक्ट। देखो, मैं कॉलेजेस के बारे में नहीं बोलना चाहता, इनफैक्ट मैं स्कूल लेवल पे ये चीज बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू सेट की लाइक व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, आई थिंक दिस इज 11th 12th क्लास अपने करंट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, कि 11th क्लास में पीपल हैव टू चूज बिटवीन ओके ऑप्शनल सब्जेक्ट व्हिच इज द 5th सब्जेक्ट, कि उनको आईटी लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, या फिर उसकी वजह कुछ मैथ्स वगैरह लेना है। ठीक है। अब वाई ओके वाई टू चूज आईटी और वाई टू चूज कंप्यूटर साइंस? उनको बस इतना पता है कि कंप्यूटर साइंस में सी सी प्लस प्लस पढ़ेंगे और आईटी में आपको जावा पढ़ेंगे, उनको इतना पता है। इसके अलावा अगर मैं मैथ लेता हूँ या लाइक देयर वाज आई थिंक फिजिकल एजुकेशन और समथिंग, उसके अलावा अगर मैं वो चीज लेता हूँ तो मुझे उसमें ये सब नहीं पढ़ाएंगे। इनफैक्ट आई विल बी लर्निंग अबाउट बास्केटबॉल एंड फुटबॉल एंड ऑल। तो आई वुड से कि जो ये कोर्स है, दिस इज एक्चुअली वेरी अप्रोप्रिएट करंट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 10th क्लास के बच्चे के लिए, ओके राइट? व्हेन आई सेड 10th क्लास के बच्चे के लिए, उसका बस एक ही मतलब है, लाइक आई एम नॉट स्पीकिंग इट लिटरली लाइक फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई ओवर हियर कि व्हाटएवर इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उससे पहले इफ यू लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस, देन यू कैन जज दैट डू यू वांट टू गो इनटू दिस और नॉट। हम्म ठीक है। तो मे बी दैट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर समबडी इज स्कूल, मे बी फॉर समबडी एल्स इज इट्स कॉलेज। तो वही बस अप्रोच है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द आउटपुट। अब क्या है, मैं आपको सी सी प्लस प्लस और ये जावा वगैरह इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। नाउ थिंग्स विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। ये काफी एक्सपीरियंस के बाद मैंने ओके मतलब इस टाइप का अप्रोच यूज किया है, एंड नो मैं पहले भी इस चीज को यूज कर चुका या यू माइट हैव सम मतलब आपने ये किया है तो आपको लग रहा है कि कौन सा बेस्ट वे है, एंड या आई एग्री हूँ। विद दिस कि अपन बेस्ट वही करते हैं अप्रोच जिससे इजी हो, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द हार्ड वे। करेक्ट। राइट, इट्स लाइक ड्राइविंग डिफिकल्ट एन रास्ते से ऑटोमेटिक अपन कार। ओके हाँ, ऑटोमेटिक कार चलाओ आप मैनुअल गाड़ी के बाद, तो ऑटोमेटिक बहुत इजी लगती है, राइट? बट पहले ऑटोमेटिक चला ली, करेक्ट फिर बाद में मैनुअल चलाई, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो अभी क्या है यहाँ डिफिकल्ट तक, इफ आई हैव ट्राइड टू, या वो जो आपने स्टार्टिंग में वो मेच्योरिटी वाली बात की, दैट्स एक्चुअली वेरी करेक्ट, एंड आई हैव ट्राइड हार्ड कि आप लोग एक वो उस मेच्योर वाले लेवल पे आ जाओ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी व्हिच इज फ्लोइंग बैकवर्ड्स। तो वो वाली अप्रोच में मैं वो मेच्योरिटी लाना चाहता हूँ सबके अंदर, एंड वो आ भी रही है। बाय बाय व्हाट यू से कि लाइक मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इट मींस दैट यू आर मोर मैच्योर, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भले आपको सिंटैक्स समझ नहीं आया, लैंग्वेज में क्या लिखा है वो समझ नहीं आया, बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू आर मैच्योर, एंड यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स नाउ। ओके या कूल देन, है ना? कूल और किसी को या कुछ किसी किसी के पास कुछ है ना बात करने के लिए?